गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। नमस्ते। गुड मॉर्निंग। क्या आप सबको वीडियो, ऑडियो और प्रेजेंटेशन क्लियर दिख रहा है? खुश रहो विजय बेटा, खुश रहो। क्या आप सबको वीडियो, ऑडियो और प्रेजेंटेशन क्लियर दिख रहा है? ओके, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे बेटा। ठीक है। जिन बच्चों को नहीं देखना, मैंने तक देखा बीच में किसी ने लिखा था नहीं, तो आपसे रिक्वेस्ट बेटा, प्लीज अपने ब्राउजर को रिफ्रेश करो। ठीक है, अपने ब्राउजर को रिफ्रेश करो ताकि ये नेटवर्क की जो प्रॉब्लम है वो एक बार हो सके तो ठीक हो जाए। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। कल हम लोग जो पढ़ रहे थे उसी के कंटिन्यूएशन में। मोहित खुश रहिए बेटा, सभी लोग बिल्कुल खुश रहिए। चलिए शुरू करते हैं। दिवाली कितने हॉलीडेज हैं? इतनी छुट्टियां कम है क्या? मैं बिल्कुल शानदार हूं बेटा। चलिए शुरू कर रहे हैं बेटा। ऑल राइट, चैट में लिखना बंद करेंगे, आप सबका ध्यान चाहिए। कल की क्लास में हम लोग बात कर रहे थे डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस के बारे में। ठीक है, वहां मैंने आपको कुछ फॉर्मूले बताए थे। सच में डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में आपको फॉर्मूले याद करके ही सवाल करने हैं। मैं फील कराऊंगा, फील कर लो, अच्छी बात है, नहीं तो फॉर्मूला याद करो, या वही रट्टा मार खुशियां हजार की नींद पे अपने को चलना है डी ब्रॉगली और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के लिए। तो कल मैंने आपसे एक फॉर्मूला डिस्कस किया था, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम डी। इसी फॉर्मूले को हम कई दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं, एक काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। तो लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। इसी फॉर्मूले को अपन वोल्टेज के रूप में भी लिख सकते हैं। तो लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m इंटू क्यू इंटू वी। यहाँ पे जो वी है ये पोटेंशियल डिफरेंस है। ये क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। राइट। इसी प्रकार से जब इलेक्ट्रॉन की बात होती है तो इलेक्ट्रॉन के केस में हमारा जो लैम्डा है वो फॉर्मूला हो जाता है अंडर रूट ऑफ 150 अपॉन वी। यहाँ पे जो वी है वो पोटेंशियल डिफरेंस है। इससे जो लैम्डा निकल के आता है वो एंगस्ट्रॉम में निकल के आता है। तो अपने सामने लैम्डा का फॉर्मूला हो चुका है अंडर रूट ऑफ 150 बाई वी, अंडर रूट ऑफ 150 बाई वी। ऑलराइट, तो ये सारे फॉर्मूले अपन ने कल की क्लास में पढ़े थे। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा ये फॉर्मूले याद कर लो जरूर। इतना याद कर लो कि किसी पार्टिकल से एसोसिएटेड वेवलेंथ की बात करेगा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नीचे आने की बात नहीं। जब किसी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जब किसी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के वेवलेंथ की बात करेगा तब आपको ये ध्यान रखना है। क्लियर? ठीक है साहब। उसी के साथ सवाल आता है कि सर इसको हम फील कैसे करें? हाँ, हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड वेव होगी, उसका वेवलेंथ होगा। हाँ, हमें पता है, हाँ हमने जान लिया, पर इसे फील कैसे करें? इसे आप ऐसे फील कर सकते हैं कि किसी भी ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उससे एसोसिएटेड एक वेव है और उसका जो वेवलेंथ है, किसी भी ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उससे एसोसिएटेड एक वेव है और उसका जो वेवलेंथ है वो उस ऑर्बिट के इंटीग्रल मल्टीपल में होगा। मतलब अगर फर्स्ट ऑर्बिट है तो उसका जो लैम्डा होगा, अगर फर्स्ट ऑर्बिट है तो उसका जो लैम्डा होगा वो सर्कमफ्रेंस के बराबर होगा। अगर सेकंड ऑर्बिट है तो उसका जो लैम्डा होगा वो 2 लैम्डा के बराबर होगा। अगर थर्ड ऑर्बिट है तो उसका जो सर्कमफ्रेंस है वो 3 लैम्डा के बराबर होगा। मतलब हम सर्कमफ्रेंस की मदद से लैम्डा या लैम्डा की मदद से सर्कमफ्रेंस का पता लगा सकते हैं। मतलब आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में होता है तो वहां उससे एसोसिएटेड एक वेव होता है और वो जो वेव होता है उसे आप ऐसे फील कर सकते हैं जैसे कि ये n इक्वल टू 5 है। मतलब इसमें 5 वेवलेंथ है। n इक्वल टू 5 तो क्या हो जाएगा? 2 पाई आर बराबर 5 लैम्डा ना यार। मतलब यहां पे 5 वेवलेंथ है, मतलब 5 पॉजिटिव हाफ है, 5 नेगेटिव हाफ है। एक वेव में एक पॉजिटिव हाफ एक नेगेटिव हाफ होता है। तो 5 वेव है, मतलब 5 पॉजिटिव हाफ और 5 नेगेटिव हाफ है। पॉजिटिव हाफ 1, पॉजिटिव हाफ 2, पॉजिटिव हाफ 3, पॉजिटिव हाफ 4, पॉजिटिव हाफ 5। क्लियर? अपने को फॉर्मूला याद रखना है 2 पाई आर इक्वल टू एल लैम्डा। इतनी बातें लास्ट क्लास में हो चुकी थी। अपन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। एक मिनट, स्टार्ट करने के पहले कुछ बच्चों ने लिखा है सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। बेटा ब्राउजर को रिफ्रेश कर लो। ठीक है, लोअर लेफ्ट कॉर्नर। ठीक है, चलो मैं लेफ्ट और राइट में नहीं लिखूंगा। ठीक है, लैग हो रही है, आ रही है बेटा, आ रही है आवाज यार, है ना? उसे आप करो, मेरा ध्यान फिर वहां चला जाता है। ठीक है, अगर सबकी एक साथ प्रॉब्लम होगी तो मैं देख ही लेता हूं, वो दिख जाएगा, सबको क्लियर दिख रहा है। ओके, चलिए तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं। ये था डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस। उसी समय एक दूसरी थ्योरी आती है, उसका नाम है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। मैं आप सबको थोड़ा सा फील कराऊंगा ताकि आपको समझ में आए आप क्या पढ़ रहे हो। लेकिन अगेन मैं जैसे पहले कहा फिर कह रहा हूं, यहां फील से ज्यादा आपको फॉर्मूले याद करने हैं। ठीक है,
फिर भी मैं फील कराता हूं कि आखिर अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है क्या। हाइजेनबर्ग साहब ने कहा कि बोर, आपने इलेक्ट्रॉन की सही सही पोजीशन, रेडियस, वेलोसिटी, ये सब कुछ सही सही कैलकुलेट करके बताया। रेडियस का फॉर्मूला दिया 0.529 into n square by z, वेलोसिटी का फॉर्मूला दिया 2.18 into 10 की पावर 8 into z by n सेंटीमीटर पर सेकंड, या मीटर में, आपको जो भी याद हो। इसका कहने का मतलब ये है कि आप ये कहना चाहते हो कि जो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है, जो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है, मतलब n की वैल्यू 1 है, तो उसकी जो दूरी है वो है 0.529 एंगस्ट्रॉम। मतलब कहीं ना कहीं कि बोर ने इलेक्ट्रॉन की सही लोकेशन को बता दिया, इलेक्ट्रॉन की सही लोकेशन को बता दिया। उन्होंने इलेक्ट्रॉन की किसी भी ऑर्बिट में मौजूद इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को बता दिया। हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल कहता है कि आप एक इलेक्ट्रॉन जैसे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए सही सही वेलोसिटी और सही सही पोजीशन दोनों साथ साथ नहीं बता सकते हैं। बोर ने कहा आखिर ऐसा क्यों, क्यों नहीं बता सकते हैं? बोले अगर आपको ये समझना है तो एक छोटी सी बात को समझो। पहले आपके दो कंसेप्ट समझ में आने चाहिए, तब आप समझ पाओगे जो मैं कहने वाला हूं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कंसेप्ट ऑफ मेजरमेंट। जब भी हम कभी किसी चीज को मेजर करते हैं, तो मेजर करने के लिए जो हम स्केल का इस्तेमाल करते हैं, वो स्केल कंपेरेबल होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? कंपेरेबल होनी चाहिए। ये कहने का मतलब ये है कि अगर ये अपने सामने पेन है, राइट, ये जो पेन है, तो अगर मुझे इसकी लेंथ को मेजर करना है, तो इसकी जो लेंथ है वो किलोमीटर में स्केल में मेजर नहीं करेंगे। मतलब हम एक स्केल ले आए जो किलोमीटर साइज की है, जिसमें 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर ऐसा है। जैसे आप सेंटीमीटर स्केल में 1 सेंटीमीटर, 2 है, 3 है, तो वो स्केल में 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर ऐसा लिखा हुआ है। आप उस स्केल की मदद से इस पेन की लेंथ मेजर नहीं करेंगे। अगर इस पेन की लेंथ को मेजर करना है तो इसी के कंपेरेबल स्केल चाहिए। मतलब इसकी जो लेंथ है वो किस में होगी? ये सेंटीमीटर में है ना। 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। तो जो आप स्केल ले आए, उस स्केल में सेंटीमीटर ही होना चाहिए। मतलब अगर आप अगर आप अगर आप मीटर स्केल में इस पेन की लेंथ मेजर करो, इमेजिन करो आप एक मीटर स्केल लेके आए, तो मीटर स्केल लेके आए, ये कहने का मतलब है कि वो इतनी बड़ी स्केल है कि उसमें 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर का डिमार्केशन है। तो इमेजिन करो 1 मीटर के डिफरेंस में आप पेन को मेजर करके बोल रहे हो यार ये 1 मीटर से इतना पीछे है तो इतना होगा। ठीक है। कंपेरेबल का मतलब है जो उसी के तुलनात्मक हो, जो उसी के तुलना में हो। अगर ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर की स्केल लेकर आओ, अगर ये मीटर में है तो मीटर की स्केल लेकर आओ। यूनिट कन्वर्जन नहीं, ये जिस रेंज में है उसी रेंज में स्केल होनी चाहिए। ठीक है। तो जब कभी हम किसी चीज को मेजर करते हैं तो स्केल उसी में होनी चाहिए, उसी रेंज में होनी चाहिए, उसी के कंपेरेबल होनी चाहिए। कंसेप्ट नंबर 2, जब हम कभी किसी चीज को देखते हैं, जब हम कभी किसी चीज को देखते हैं या देखने की कोशिश करते हैं, तो हम उसे तभी देख पाते हैं जब उस पार्टिकल से लाइट आके टकराती है और हमारी आंखों पर आती है। जब उससे लाइट हमारी आंखों पे गिरती है तभी हम उसे देख पाते हैं, तभी हम उसे देख पाते हैं। क्लियर? बोले हाँ ठीक है। तो बोले इमेजिन करो अपने को एक इलेक्ट्रॉन को देखना है। बोले ठीक है। बोले अगर इस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को बताना है तो कहने का मतलब इस इलेक्ट्रॉन को देखना है। बोले ठीक है। सबसे पहले याद करो आखिर इलेक्ट्रॉन है क्या? इलेक्ट्रॉन एक पॉइंट चार्ज है। इलेक्ट्रॉन एक पॉइंट चार्ज है, कहने का मतलब है बहुत 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 छोटा है बेटा, वो बहुत छोटा है, जिसकी ना तो कोई लेंथ है, ना तो ब्रेड्थ है, ना तो हाइट है, वो बहुत छोटा है। इलेक्ट्रॉन एक पॉइंट चार्ज है। तो इतनी इतनी छोटी चीज के लिए मैंने यहां पे डॉट बनाया है, बहुत बड़ा है। इतनी इतनी छोटी चीज के लिए जब हम इसको मेजर करना चाहेंगे, जब हम इसकी लेंथ को मेजर करेंगे, तो हम जिस स्केल का इस्तेमाल करेंगे, हम जिस लाइट का इस्तेमाल करेंगे, उसका साइज भी, उसका वेवलेंथ भी इस इलेक्ट्रॉन के साइज के कंपेरेबल होना चाहिए। बोले बोर, अगर इलेक्ट्रॉन को देखने की कोशिश करना चाहते हो तो आप इलेक्ट्रॉन को तभी देख पाओगे जब उस लाइट, जब जिस लाइट का इस्तेमाल कर रहे हो वो लाइट का वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन के साइज के कंपेरेबल होना चाहिए। मतलब इलेक्ट्रॉन बहुत 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 छोटा है, तो लैम्डा को भी बहुत 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 छोटा होना पड़ेगा। जब लैम्डा बहुत बहुत छोटा होगा तो फ्रीक्वेंसी बहुत बहुत ज्यादा होगा, जब फ्रीक्वेंसी बहुत बहुत ज्यादा होगा तो एनर्जी बहुत ज्यादा होगा। अगर आप इलेक्ट्रॉन की सही पोजीशन को बताना चाहते हो तो आपको जिस वेवलेंथ का इस्तेमाल करना होगा वो वेवलेंथ को छोटा होना होगा, और अगर वेवलेंथ छोटा होगा तो उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होगी। जब वो इलेक्ट्रॉन से आकर टकराएगा, इतनी एनर्जी की रेडिएशन, तो इलेक्ट्रॉन जहां है उसे वहां से हटा देगा। इलेक्ट्रॉन जहां है उसे वहां से हटा देगा। मतलब इलेक्ट्रॉन यहां था, लाइट यहां आके टकराई, टकरा के आपकी आंखों पे आई, ये आपकी आंखें हैं, ठीक है।
टकरा के आपकी आंखों पे आई, लेकिन जब टकरा के आपके आंखों पे आई तो इलेक्ट्रॉन यहां नहीं, इलेक्ट्रॉन यहां है। टकराई यहां, पर टकराने के बाद इलेक्ट्रॉन चला गया यहां, पर आपकी आंखों पे जो रेडिएशन है वो है यहां वाली। इलेक्ट्रॉन आपको लगेगा है यहां, पर इलेक्ट्रॉन यहां नहीं है, यहां। इलेक्ट्रॉन यहां नहीं है, यहां। हमें दिखा यहां, पर इलेक्ट्रॉन नहीं यहां, वो तो है यहां। मतलब हमें जो दिखा वो दिखा गलत, हमें जो दिखा वो दिखा गलत, राइट। तो हमें जो दिखा वो दिखा गलत। क्यों? क्योंकि हमने जिस रेडिएशन का इस्तेमाल किया उसका लैम्डा बहुत कम था। तो क्या हुआ? एनर्जी बहुत ज्यादा थी। तो क्या? इलेक्ट्रॉन को उसने धक्का दे दिया, हटा दिया, मूव करा दिया। मींस हमने जो पोजीशन पता की वो पोजीशन एक्यूरेट नहीं है। बोले ठीक है। तो बोले इसमें कौन सी बड़ी बात है, आप लैम्डा को बढ़ा दो। जब आप लैम्डा को बढ़ाएंगे, जब आप लैम्डा को बढ़ाएंगे, लैम्डा जब बढ़ेगा तो ये वही वाली बात है, ये वही वाली बात है कि एक छोटी सी चीज को मेजर करने के लिए आप मीटर स्केल लेके आओ, या छोटी सी चीज को मेजर करने के लिए अगर मीटर स्केल लेके आओगे तो गारंटीड एरर आएगा। इमेजिन करो आपके पास एक बड़ी सी रॉड है, उसमें 1 मीटर है बस, बीच में सेंटीमीटर नहीं, बीच में सेंटीमीटर नहीं है। इस पेन को रख के उसकी लेंथ मेजर करो, क्या करोगे? तुक्का ही तो लगाओगे ना। सर इसकी लेंथ होगी थोड़ा सा 20-30 सेंटीमीटर, तुक्का ही तो लगाओगे। वही वाली तो बात है, जब अपने पास स्केल कंपेरेबल नहीं है तो हम एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। तो जब हम लैम्डा को बढ़ाएंगे तो लैम्डा बढ़ जाएगा तो स्केल बड़ी हो जाएगी, और जब स्केल बड़ी होगी तब भी पोजीशन सही सही मेजर नहीं होगा। लैम्डा को घटा दे तो इलेक्ट्रॉन कहीं और चला जाता है, लैम्डा को बढ़ा दे तो ये स्केल कंपेरेबल का सवाल हो जाता है। मतलब स्केल जो लो उससे मेजर हो नहीं सकता, और जो नहीं लोगे, जो बड़ी लैम्डा का है, उससे गलत आने वाला है। हमें पता है कि बड़ी लैम्डा का लाइट लेंगे तो गलत आएगा, हमें पता है कि छोटी छोटी लैम्डा का लाइट लेके इस्तेमाल करें इलेक्ट्रॉन कहीं और चला जाएगा। मीन्स टू से वी कैन नॉट मेजर द एक्यूरेट पोजीशन ऑफ अ मूविंग इलेक्ट्रॉन, या इसे कह दो इट इज इम्पॉसिबल। आपने सुना होगा आई एम पॉसिबल बोर, हाइजेनबर्ग ने कहा। आपने सुना होगा आई एम पॉसिबल बोर, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है, इट इज रियली कैन नॉट बी मेजर्ड, इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली। सर साइमल्टेनियसली क्यों बोल रहे बताता हूं। हाइजेनबर्ग ने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और वेलोसिटी को मेजर की करने की कोशिश करोगे, जब इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और वेलोसिटी को मेजर करने की कोशिश करोगे, उसमें पक्का एरर आएगा, एरर आएगा, ये तो पक्का है। लेकिन मजे की बात यह है, मजे की बात यह है कि जो पोजीशन में एरर आएगा, व्हाट इज दिस डेल्टा एक्स, ये है पोजीशन में एरर, ये है पोजीशन में एरर। इसे पोजिशनल एरर भी बोलते हैं, इसे अनसर्टेनिटी इन पोजीशन भी बोलते हैं, इसे अनसर्टेनिटी इन पोजीशन भी बोलते हैं। उन्होंने कहा एरर तो आएगा, तो जो एरर आएगा पोजीशन में और जो एरर आएगा उसकी वेलोसिटी में, एरर तो आएगा, एरर तो आएगा, पर जो एरर आएगा उसका जो प्रोडक्ट है वो h/4πm से बड़ा है। मतलब ऐसा कभी नहीं होगा कि इससे छोटा एरर आए, एरर हमेशा इससे बड़ा ही आएगा। इसके प्रॉपर डेरिवेशन प्रूफ है जो आपके सिलेबस में नहीं है, आपको तो याद रखना है। हाइजेनबर्ग ने कहा इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर द एग्जैक्ट पोजीशन, एग्जैक्ट वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली। आप साथ साथ मेजर नहीं कर सकते, आप साथ साथ मेजर नहीं कर सकते। पोजीशन में एरर आएगा, वेलोसिटी में एरर आएगा, पोजीशन में भी अनसर्टेनिटी होगी, वेलोसिटी में भी अनसर्टेनिटी होगी, राइट। तो अब इन दोनों में अनसर्टेनिटी है तो दोनों में एरर है, तो एरर का जो प्रोडक्ट है वो h/4πm से बड़ा होगा, ये उन्होंने कहा। क्लियर? मतलब इससे छोटा तो नहीं होने वाला। बोले ठीक है। जैसा मैंने कुछ देर पहले कहा था कि आपको मैंने फील कराया आखिर क्यों एरर आएगा। अगर आपको फील आया तो ठीक है, अदरवाइज डोंट नीड टू बी पैनिक। क्यों? क्योंकि आपको तो बस याद रखना है फॉर्मूला। सवाल अपने एग्जाम में फॉर्मूले बेस्ड जाते हैं, तो आपको याद रखना है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज ग्रेटर और इक्वल टू h/4πm। बच्चों सुनिएगा ध्यान से, आपका ध्यान चाहिए मुझे। जब ये m इधर जाएगा, जब ये m इधर जाएगा तो डेल्टा एक्स इंटू m डेल्टा वी इज ग्रेटर और इक्वल टू h/4 हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा सर। ये है क्या डेल्टा एक्स? सर अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। यार ये बताओ, आप लोगों ने मोमेंटम का नाम तो सुना होगा। सर सुना है। जो मोमेंटम होता है वो होता है mv।
अब ये m डेल्टा v लिखा है, मतलब ये क्या है सर, एरर इन मोमेंटम। मतलब मैं इसे लिख सकता हूं डेल्टा x इंटू डेल्टा p ग्रेटर और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई, ग्रेटर और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई, ग्रेटर और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। ये जो आपके सामने रिलेशन लिखा डेल्टा x इंटू डेल्टा p इज ग्रेटर और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई, यही है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, यही है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, यही है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। यहां पे जो डेल्टा x है वो पोजीशन में एरर है, यहां पर जो डेल्टा v है वो वेलोसिटी में एरर है, अनसर्टेनिटी है, अनिश्चितता है, इतने की अनिश्चितता है, इतने का एरर है, इतने का गलत हो सकता है। क्लियर? जब आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आपको जैसे ही अनसर्टेनिटी बोला फॉर्मूला लगा के वैल्यू पुट करना है, यही आपके सिलेबस में सवाल है। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते समय अक्सर आप h अपॉन 4 पाई की कैलकुलेशन में उलझ जाते हैं। तो मैं आपको सलाह देता हूं कि जब भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आए h अपॉन 4 पाई की वैल्यू 0.527 into 10 power minus 34 जूल सेकंड आप याद रखें। h अपॉन 4 पाई की वैल्यू है 0.527 into 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकंड। बोले ठीक है सर। बोले ये है क्या? ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। यहां मैंने कहा कि सही सही पोजीशन और सही सही वेलोसिटी को साथ साथ मेजर नहीं कर सकते, एरर आएगा, एरर में कुछ ऐसा रिलेशन आएगा। लेकिन सर आप कहते हो साथ साथ मेजर नहीं कर सकते, ऐसा क्यों? चलो समझ लेते हैं। तो ऐसा समझिए कि आपने किसी तरीके से कुछ करके खोज हो गई, सब कुछ बढ़िया हो गया, आपने डेल्टा एक्स जीरो पा गया। सर डेल्टा एक्स जीरो पाने का मतलब क्या है? डेल्टा एक्स जीरो पाने का मतलब है कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन जीरो है, का मतलब है कि पोजीशन में कोई एरर नहीं है, का मतलब है पोजीशन बिल्कुल एक्यूरेट है। यही तो मेरा हुआ ना यार। अगर कभी डेल्टा एक्स जीरो होता है तो आप जरा इस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करिए। इस फॉर्मूले में जब आप डेल्टा एक्स को जीरो रखेंगे और जीरो को इधर भेजेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, h अपॉन 4 पाई एम जीरो होगा कि नहीं होगा? और आप सब जानते हैं समथिंग अपॉन जीरो क्या होता है, इनफाइनाइट। समथिंग अपॉन जीरो क्या होता है, इनफाइनाइट। यानी कि अगर कभी ऐसा हुआ आपने बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी लगा के उसके डेल्टा एक्स को जीरो कर दिया, उसकी पोजीशन को सही बता दिया, तो गारंटी है उसकी वेलोसिटी नहीं बता पाओगे, उसमें पक्का एरर आएगा। या कभी आपने वेलोसिटी में एरर जीरो मेजर कर लिया, मतलब वेलोसिटी में कोई एरर नहीं आया, मतलब वेलोसिटी में कोई अनसर्टेनिटी नहीं आई, तो पक्की बात है डेल्टा एक्स में बहुत एरर आएगा। या सरल भाषा में इनका स्टेटमेंट है, इट इज इम्पॉसिबल to measure simultaneously the exact position and exact momentum of a moving electron simultaneously। आप दोनों साथ साथ मेजर नहीं कर सकते हो, साथ साथ मेजर नहीं कर सकते हो। सर हमें क्या करना है? आपको फॉर्मूला याद रखना है। और क्या याद रखना है? याद रखना है हाइजेनबर्ग का स्टेटमेंट कि साथ साथ दोनों मेजर नहीं होंगे। फॉर्मूला याद रख पाओगे? रख पाएंगे। h अपॉन 4 पाई वाली याद रख पाओगे? रख पाएंगे। 0.5 जहां बैठे हुए बोलेंगे 0.527 into 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। दिस इज क्लियर? बिल्कुल क्लियर। लेकिन सवाल आपका जो एग्जाम है ना, आपके बड़े मजे लेता है। एग्जाम ऐसे सवाल पूछता है कि आप सोच नहीं सकते। बोले क्या? एग्जाम में सवाल आया विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इक्वेशन। एग्जाम में सवाल आया विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी इक्वेशन, और एक भी ऑप्शन में डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई नहीं लिखा था। बच्चा परेशान, यार हमने याद तो यही किया है। तो अपने को इस हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी के अनेकों जो रूप हैं, इसके जो डिफरेंट फॉर्म है वो भी याद करने हैं। सर कैसे? देखो ना बच्चों, देखो देखो, ध्यान चाहिए आपका। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर इक्वल टू 4 पाई है, हाँ साहब है। डेल्टा टी से मल्टीप्लाई कर दें, डेल्टा टी से डिवाइड कर दें, चलेगा सर? चलेगा। बच्चों आपने बचपन में पढ़ा होगा एक्सेलरेशन होता है डीवी बाई डी टी, बोलो हाँ या ना? एक्सेलरेशन को मैं डेल्टा वी बाई डेल्टा लिख दूं, चलेगा? चलेगा। ये छोटा चेंज है बड़ा चेंज है? चलेगा। मतलब ये डेल्टा पी है, मतलब ये एम इंटू डेल्टा वी है। डेल्टा टी से मल्टीप्लाई, डेल्टा टी से डिवाइड, तो डेल्टा वी बाई डेल्टा टी क्या हो जाएगा साहब? एक्सेलरेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन। तो ये क्या हो गया? एक्सेलरेशन। तो ये बन गया m इंटू ए इंटू डेल्टा टी। हेलो, ठीक है साहब। अब ये जो आपके सामने टर्म आया है ना, चेंज है, ये चेंज है। ये जो टर्म आया मास इंटू एक्सेलरेशन क्या होता है? फोर्स। मतलब जहां डेल्टा पी था वहां हम लिख सकते हैं डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एफ, सारा चेंज में चल रहा है, ठीक है? डेल्टा डेल्टा चेंज, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एफ इंटू डेल्टा टी चलेगा। मतलब
ये तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी पर है ही नहीं। डेल्टा टी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ये भी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। डेल्टा पी को ऐसा कन्वर्ट करके लिख दो, ये भी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। बच्चों सुनो ना, आपने फिजिक्स में वर्क पढ़ा होगा, वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी पढ़ा होगा, याद होगा। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वर्क। वर्क की यूनिट क्या होती है? एनर्जी। अरे एनर्जी तो है ना यार, हाँ साहब एनर्जी तो है। तो डेल्टा एफ इंटू डेल्टा एक्स क्या होगा सर? ये भी एनर्जी होगा। डेल्टा है मतलब डेल्टा ई होगा, मतलब चेंज होगा। तो ये भी जो आपके सामने नीचे लिखा है डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी इज ग्रेटर इक्वल टू 4 पाई, ये भी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। तो ये भी हाइजेनबर्ग है, ये भी हाइजेनबर्ग है, ये भी हाइजेनबर्ग है, ये भी हाइजेनबर्ग है। वो जो सवाल आया था उसमें पहला वाला इक्वेशन छोड़ के बाकी सारे रूप लिखे थे। क्लियर है क्या? इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? बिल्कुल सर। देखो जरा, जब आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, क्या सॉल्व करोगे? न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। तो डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी मतलब डेल्टा पी ग्रेटर और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई होता है। इसे अपन बोलते हैं इनइक्वालिटी। क्या बोलते हैं? इनइक्वालिटी। जिसमें ये ग्रेटर इक्वल टू लिखा होता है ना, या स्मॉलर, उसे बोलते हैं इनइक्वालिटी। लेकिन जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं फॉर न्यूमेरिकल, तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए अपन इनइक्वालिटी को इक्वालिटी मान के सॉल्व करते हैं। मतलब डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी बराबर एच अपॉन 4 पाई मान के सॉल्व करेंगे। फॉर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आप इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करके सॉल्व करेंगे। मैथमेटिकल टर्म्स है, ये नहीं समझना है ऐसा क्यों। आपको याद रखना है कि अपने को तो इक्वल टू लगा के सॉल्व करना है, अपने को तो इक्वलिटी लगा के सॉल्व करना है। सारी बातों की एक बात, मैंने आपसे फॉर्मूला डिस्कस किया, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर और इक्वल टू एच अपॉन डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो इक्वल टू का साइन लगा देंगे। एक बार ध्यान से फॉर्मूला देख लो, इसे कॉपी में लिख लो, फिर अपन सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। आप सबके सामने स्क्रीन पर है पहला सवाल। बिल्कुल बेसिक सवाल, आप सबका बिल्कुल जोश चाहिए और सबसे पहले सही जवाब देने की जिद चाहिए। सबसे पहले मैं ही सही जवाब दूंगा। आप सबके सामने है पहला सवाल। अ बॉडी ऑफ मास 20 ग्राम, एक बॉडी है, उसका मास दे रखा है 20 ग्राम, उसकी वेलोसिटी है 500 मीटर पर सेकंड, अपने को लैम्डा बताना है। हद आसान सवाल है बेटा, हद आसान है, हद आसान सवाल है। अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम, जस्ट यू हैव टू सॉल्व। बेटा आपसे पूछा क्या है? डी ब्रॉगली वेवलेंथ, अनसर्टेनिटी नहीं पूछा है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे सर? लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। फॉर्मूला लगाइए, आंसर पाइए। लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। क्या बात है, सभी बच्चों का सही आंसर। बेटा बहुत आसान सवाल है, ये आपसे बन जाए इसके लिए है। एक सबसे बड़ी गलती बच्चे क्या करते हैं आपको बता दूं मैं, सुनो सुनो ध्यान से। सबसे बड़ी गलती जो मिस्टेक है वो ये आप करते हैं, क्या करते हैं कि आप 20 ग्राम को ग्राम में ही पुट कर देते हैं। बेटा आपको 20 ग्राम को कन्वर्ट करना होगा किलोग्राम में। सर क्यों? ये जो एच है ना, खेल इसका है 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकंड है यार। तो ये किस में है? जूल में। ये किस में है? जूल में। जब ये जूल में है मतलब आपको सब कुछ एसआई यूनिट में लेना है, मतलब मास केजी में लेना है, मतलब वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में लेना है, तभी एच जस्टिफाइड होगा। आपको सभी को यूनिट में कन्वर्ट करना होगा। बहुत ध्यान से सुन लीजिए, इस प्रकार के सवाल में बच्चा सबसे बड़ी गलती यही करता है। मेरी सलाह है हमेशा एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना है, हमेशा एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना है। क्या बात है, बहुत अच्छे। एंड द करेक्ट आंसर इज 6.62 into 10 की पावर माइनस 35 मीटर। आप सबके सामने स्क्रीन पर है अगला सवाल। कैलकुलेट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। डी ब्रॉगली वेवलेंथ पूछा है, तुरंत डी ब्रॉगली याद आया। अब ऑर्बिट बोला है, ऑर्बिट बोला है, ऑर्बिट बोला है, नंबर ऑफ ऑर्बिट। तो आप क्या सोचेंगे यार, ऑर्बिट की बात कर रहा है मतलब 2 पाई आर इक्वल टू एन लैम्डा, 2 पाई आर इक्वल टू एन लैम्डा। हिंट दिया मैंने, जल्दी से आंसर बताएंगे सभी लोग। आंसर आप मुझे अप्रॉक्स बता सकते हैं, चलेगा।
हमसे पूछा क्या है, लैम्डा। रेडियस का फॉर्मूला आप सबको याद है, 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड। वैल्यू को पुट करिए, आंसर निकालिए बेटा। क्या बात है, बहुत सारे बच्चों का सही जवाब आ रहा है। वेल डन। क्या कोई बच्चा ऐसा है जो नहीं समझ पा रहा, सर करे तो करे क्या? रेज योर हैंड। क्या कोई बच्चा ऐसा है जो ये नहीं समझ पा रहा, इसमें करे तो करे क्या? रेज योर हैंड। बहुत अच्छे। हाँ, कैलकुलेशन है वो करना पड़ेगा यार। कोई बच्चा ऐसा तो नहीं बेटा, आपके सामने हिंट लिखा है, अब भी बताओ यार क्या कर रहे हो? आप सॉल्व करना बेटा, आपके सामने हिंट दे रखा है। सर आपको कैसे पता चला ये लगाना है? बेटा बोर ऑर्बिट की बात कर रहा है, किसी ऑर्बिट में कितना लैम्डा होगा ये पूछा है, तो 2 पाई आर बराबर एन लैम्डा ही तो करेंगे। कुशाग्र आनंद, देखो ना हिंट दिया है आपके सामने, हिंट दिया है, ब्राउजर को रिफ्रेश करें, हिंट दिया है, कैलकुलेशन सुधरेगी यार, हिंट दिया है। तो 2 पाई आर बराबर एन लैम्डा। एन का मतलब क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट। एन का मतलब क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट। लैम्डा है वेट। कौन सा ऑर्बिट है? थर्ड ऑर्बिट। एन की वैल्यू कितनी? 3। हेलो, क्लियर। रेडियस का फॉर्मूला 0.529 स्क्वायर बाय जेड, तो रेडियस निकाल लो ना। सर कौन सा रेडियस है? थर्ड ऑर्बिट का, तो 0.529 इंटू एन स्क्वायर, थर्ड ऑर्बिट मतलब 9, हाइड्रोजन एटम मतलब 1। सर ये सॉल्व ही करते नहीं बन रहा बेटा, इतना तो करना पड़ेगा यार। 12th पास बच्चे से इतनी कैलकुलेशन की उम्मीद मैं कर सकता हूं? बार बार करो, होगा कैसे नहीं, सवाल की जिद करो। 0.5 सॉल्व करेंगे, रेडियस आ जाएगा। क्लियर, क्लियर, ऑल राइट, ठीक है। तो आंसर, द करेक्ट आंसर इज, ये जो आपके सामने आंसर लिखा है, द करेक्ट आंसर इज 10 लैम्डा। यहां लिखा है, यहां मैं प्रूव कर देता हूं। तो 2 पाई आर इक्वल टू एन लैम्डा, तो लैम्डा इक्वल टू 2 पाई आर, मतलब 2 इंटू 3.14 इंटू आर, कितना? 0.53 इंटू 9 अपॉन एन, बोले तो 3, 3 जा सॉल्व करेंगे, लैम्डा अप्रोक्सीमेटली आएगा 10 एंगस्ट्रॉम। सॉल्व तो करना पड़ेगा यार, आप ये मत बोलो सर सॉल्व नहीं हुआ, वो आप तसल्ली से करो। एक बच्चा मुझसे कहता है सर न्यूमेरिकल जल्दी सॉल्व होता है, यार तो क्लास की बात जितने सवाल करे उसको फिर से करो ना। मैंने पहले कहा फिर कहता हूं, हमारे एग्जाम में सीखने का एक मंत्र है, एक ही चीज को एक ही जगह से 100 बार करो, एक ही चीज को एक ही जगह, इस मंत्र को दिमाग में, दिल में, जहन में उतार लो। एक ही चीज को एक ही जगह से 100 बार करो। क्या बात है? हाँ मैंने कहा ना अप्रॉक्स 10 एंगस्ट्रॉम यार, 9.96 9.91 आता है, चलेगा। अब आप, मैं मान के चल रहा हूं कि आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट नहीं कर रहे हो, मैं मान के चल रहा हूं आप खुद से कर रहे हो, तो आंसर 10 एंगस्ट्रॉम चलेगा। ओके, आप सबके सामने स्क्रीन पर है अगला सवाल। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग अंडर अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1.5 वोल्ट। wavelength of electron moving under a potential difference of 1.5 volt। सबसे पहले आंसर कौन देगा यार? बहुत आसान है, कुशल मंगल, बहुत अच्छे। देखते हैं कुशल मंगल कौन पछाड़ता है, हमेशा ही सबसे पहले आंसर देता है। कुशल मंगल सबसे पहले आंसर देता है, इससे पहले कौन आंसर देगा देखते हैं। आज भी सबसे पहले सही जवाब दिया कुशल मंगल ने, कई सवालों के सबसे पहले सही जवाब देता है कुशल मंगल बेटा, बहुत अच्छे। और मुझे ऐसे बच्चे चाहिए जो इस बच्चे को पीछे करें सबसे पहले सही जवाब देने में। आशुतोष व्यास, मोहम्मद सकलेन, मोहम्मद फैज, बहुत अच्छे बच्चों, सभी लाइन से आंसर दिया। यार ये हद आसान सवाल है, बस आपको फॉर्मूला याद हो आंसर बन जाएगा। सर कौन सा फॉर्मूला? बच्चों याद करो, मैंने आपको बताया था, एक इलेक्ट्रॉन के लिए जब पोटेंशियल डिफरेंस दिया हो लैम्डा बराबर 150 अपॉन वी एंगस्ट्रॉम, याद आया? हाँ सर याद आया। तो लैम्डा इक्वल टू 150 अपॉन 1.5। अरे सॉल्व ही नहीं करना है, इतना तो सॉल्व कर लोगे यार, लैम्डा बराबर 10 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा यार। एक बच्चा 8.16 बता रहा है, बेटा कौन सी कैलकुलेशन कर रहे हो आप यार? ये 15 है, 150 है, पॉइंट को हटाओ, ये तो कर ही लोगे। देखो ऐसे पॉइंट को हटाओ, 10 से मल्टीप्लाई कराओ, 15 से 15 कट जाएगा, 10 आएगा, 10 10 जा 100, अंडर ऑफ 100 तो बच्चे को भी याद होता है। आप सबके सामने स्क्रीन पर अगला सवाल है, देखते हैं इस सवाल का सबसे पहले कौन आंसर देता है। इस सवाल का सबसे पहले कौन आंसर देता है? टू पार्टिकल्स ए एंड बी आर इन मोशन लैम्डा। ये सवाल देखते हैं सबसे पहले कौन सही आंसर देता है। सवाल पढ़ूं क्या मैं? सबको दिख रहा है? सवाल पढ़ूं क्या मैं? सबको दिख रहा है? ऑलराइट, सबको दिख रहा है। आपकी स्क्रीन पर है सवाल, आपके पास है पूरे 50 सेकेंड्स इस सवाल के लिए। 1 मिनट मान लो, चलो आप भी क्या याद रखोगे 10 सेकंड और यार।
फिर से सबसे पहले सही जवाब दिया कुशल मंगल ने। यार कोई तो पीछे करो कुशल मंगल को। वेल डन, वेल डन, बहुत सारे बच्चों ने सही जवाब दिया। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको सवाल समझ में नहीं आया। सुनो, होड़ होना अच्छी बात है, कंपटीशन की फीलिंग होना अच्छी बात है, लेकिन सवाल कभी जल्दी में नहीं किया जाता, करते करते जल्दी हो जाता है। सर एक तरफ तो आप कहते हो जल्दी आंसर दो, एक तरफ आप कहते हो जल्दी जल्दी मत करो। जी हाँ, समझो यही तो आपको सीखना है। हमें जल्दी भी करना है लेकिन फिर भी जल्दी नहीं करना है। तो सर ये कैसे पॉसिबल है? जब प्रैक्टिस बहुत करोगे तो अपने आप जल्दी होने लगेगा। अपने सामने ए का लैम्डा दे रखा है 4 × 10⁻⁵ मीटर, ठीक है साहब। मास ऑफ बी इज 25% ऑफ द मास ऑफ पार्टिकल ए। पढ़ो लिखो, पढ़ो लिखो, तसल्ली से पढ़ो, तसल्ली से लिखो। मास ऑफ पार्टिकल बी is 25%, 25/100 of mass of A, बोले तो 0.25 mass of A। In the same way, velocity की बात कर रहा है। Velocity of particle B is 50%, 50/100 into velocity of A कितना आएगा? 0.5 into VA। क्लियर? 0.5 इंटू बी ए। अरे अपने पास ए का मास, वी का मास, बी का मास, बीबी का वेलोसिटी आपस में रिलेट हो जाएगा। अब सवाल ये तो हर कोई समझ गया है कि अपने से जो सवाल पूछा है ये डी ब्रॉगली टॉपिक से है। सर कैसे पता चला डी ब्रॉगली है? बेटा पार्टिकल के वेवलेंथ की बात हो रही है, ये एमिशन या एब्जॉर्प्शन की बात नहीं हो रही है, स्पेक्ट्रम की बात नहीं हो रही है, ये पक्का डी ब्रॉगली वेवलेंथ का सवाल है। मन में तुरंत फॉर्मूला आया, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम बी वाला फॉर्मूला आया। आप यहां से देख सकते हैं लैम्डा ए अपॉन लैम्डा बी बराबर लैम्डा और एम बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बेटा। मैं दोबारा नहीं समझाऊंगा, जो मैं लिख रहा हूं समझ में आया तो बताना। लैम्डा ए अपॉन लैम्डा बी इक्वल टू एम बी वी बी अपॉन एम ए वी ए। वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो। लैम्डा ए पता है, सारी वैल्यू पुट करो यार, सभी बच्चों से आंसर आना चाहिए। क्या बात है, बहुत बढ़िया। करेक्ट आंसर इज, करेक्ट आंसर इज 3.2 into 10 की पावर -4 मीटर या 32 into 10 पावर -5 मीटर। दोनों ही आंसर सही हैं। अरे समझ में आया क्या? हाँ से तो बहुत आसान था, पहले रिलेट किया फिर वैल्यू पुट कर दिया, खेल खत्म। कोई बात नहीं बेटा, सही जवाब देना ज्यादा इंपॉर्टेंट है जल्दी से। सही जवाब देना ज्यादा इंपॉर्टेंट है जल्दी से। क्या बात है, आप सबके सामने स्क्रीन पर है अगला सवाल। The uncertainty in momentum of a moving particle is 10 की पावर -15 kg मीटर पर सेकंड। यूनिट का विशेष ध्यान रखेंगे। कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन इट्स पोजीशन। अपने को पोजीशन में अनसर्टेनिटी बतानी है। ये तो समझ गए किस टॉपिक का सवाल है? समझ गए सर। क्या दिया क्या पूछा है वो भी देख लो, क्या दिया क्या पूछा है वो भी देख लो। फॉर्मूला लगाओ, वैल्यू पुट कराओ, आंसर पाओ, खुशी गीत गाओ। क्या बात है, ऐसा लग रहा है इस बार कुशल मंगल पीछे हो गया। अरे वाह, बहुत बढ़िया। इस बार किसी और बच्चे ने सबसे पहले सही आंसर दिया। आशीष मुझे लग रहा है आपका आंसर सही है, पर जल्दबाजी में आपने एक नंबर छोड़ दिया यार। बेटा सबसे पहले सही जवाब देने वाला बच्चा है, पहले सभी लोग दे लो। ऑल राइट, सबसे पहले सही जवाब जिस बच्चे ने दिया, नाम बताऊं क्या? मुझे लग रहा है कुछ बच्चों को, अरे वाह, कुछ बच्चों को टाइपिंग में दिक्कत आती है। हाँ बेटा, अशरफ अंसारी भी बहुत जल्दी करता है, बहुत जल्दी करता है, बट वो टाइपिंग की वजह से थोड़ा दिक्कत आ रही है, मुझे पता है। बट फिलहाल इस कंपटीशन में सबसे पहले जीता है इस बार, उसका नाम है स्नेहदीप चौरसिया। इस बच्चे ने सबसे पहले सही आंसर दिया। वेल डन, वेल, बहुत ही आसान है। कोई ऐसा है जिसको पता नहीं करना क्या इस सवाल में? ये तो हद आसान है क्या।
डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी। एक मिनट, करना क्या है इस सवाल में, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। एच अपॉन 4 पाई की वैल्यू मैंने आपको याद कराई। एच अपॉन 4 पाई बोलो कितना होता है सर, 0.527 इंटू 10⁻37 होता है, 34 होता है। हेलो, वैल्यू को पुट करना है, सॉल्व करना है। डेल्टा पी दे रखा है, डेल्टा एक्स पूछा है, करना क्या कुछ नहीं सर, 0.527 10⁻34 अपॉन 10 की पावर -15। क्या सब ये सही यूनिट में है सर? सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। the correct answer is 5.27 10 power minus 20, 5.27 into 10 power minus 20 मीटर। बेहद ही आसान सवाल आप सबके सामने स्क्रीन पर है। अगला सवाल, अगला सवाल आप सबके सामने स्क्रीन पर है। अगला सवाल, आप सबके सामने स्क्रीन पर है। अगला सवाल, if the uncertainty in velocity and position is same, then find uncertainty in momentum in terms of mass। then find uncertainty in momentum in terms of mass। आंसर आप मुझे वेरिएबल के फॉर्म में दे सकते हैं, मतलब जो h अपॉन 4 पाई आएगा ना, तो आप उसी के फॉर्म में आंसर दे सकते हो, उसे सिंप्लीफाई मत करना। आंसर आप मुझे वेरिएबल के फॉर्म में दे सकते हैं, उसे सिंप्लीफाई नहीं करिएगा। अच्छा सवाल है, सब लोग अटेम्प्ट करेंगे। एक बच्चा लिख रहा है सर आंसर आ गया, वो टाइप नहीं कर पा रहा, तो उसने ये बताने के लिए सबसे पहले मैंने आंसर दिया है, उसने लिखा आंसर आ गया। ये बढ़िया तरीका है ना, लिख दो सर आंसर आ गया। ओके चलो ठीक है, अगर आंसर आया बेटा आपका, तो आप मुझे अपने आंसर की इमेज भेजो, मैं देखता हूं। आपने सबसे पहले लिखा सर आंसर आ गया, पर इमेज भेजो, मैं देखता हूं सही है कि गलत, या टाइप करो आराम से। बहुत अच्छी है, ये हुई ना बात, आप सब अटेम्प्ट कर रहे हैं, शानदार बेटा शानदार, यही तो सीखने का सफर है। कई बार मंजिल से बेहतर होता है सफर। तो दिस जर्नी, जहां हर दिन हर पल हर सवाल में कॉम्पिटिशन है, दिस इज मच बेटर। ऑलराइट, आप सबने बहुत अच्छा किया। कुछ बच्चों को दिक्कत है, उनके लिए बेटा सवाल को समझो यार, सवाल को समझो। इफ द अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी एंड पोजीशन इज सेम, वेलोसिटी और पोजीशन में अनसर्टेनिटी सेम है, मतलब डेल्टा एक्स बराबर डेल्टा वी है, उसे आप एक्स मान लो। मान लिया सर। अपने से अनसर्टेनिटी मोमेंटम पूछा है, अपने से एम डेल्टा वी की वैल्यू पूछा है, तो ऐसा कर लेते हैं, एम की वैल्यू निकाल लेते हैं। भाई अपने से पूछा क्या है, एम डेल्टा वी तो पूछा है ना, नहीं समझे? चाहे ऐसे कर लो, क्या सर, डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। हाँ ठीक है सर, लेकिन यहाँ पे अपने को एम के फॉर्म में चाहिए, यहाँ एच अपॉन 4 पाई है, तो सर ये एम यहाँ भेज देता हूँ बेटा। जब ये एम नीचे भेजोगे तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी अपॉन एच अपॉन 4 पाई एम नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। यहाँ मोमेंटम कहाँ रहा? सवाल तो आपसे मोमेंटम पूछा है ना यार, पर यहाँ मोमेंटम नहीं बचा, मतलब सीधे एम नीचे नहीं भेज सकते हैं। क्लियर? सबसे पहले मैंने आपको बताया सीधे एम नीचे क्यों नहीं भेज सकते हैं, क्योंकि जब आप सीधे एम भेज दोगे तो मोमेंटम वाला टर्म रह ही नहीं जाएगा। सर फिर कैसे करें? फिर ऐसे करो, दिमाग में चल रहा है अपने को एम डेल्टा वी की वैल्यू तो निकालनी है, ठीक है, और अपने को पता है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी एक्स है, ठीक है, और अपने को अनसर्टेनिटी फॉर्मूला याद है, डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी क्या होता है, एच अपॉन 4 पाई। ये दोनों इक्वल है, दोनों की वैल्यू कितनी है, एक्स, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम। बोलो हाँ या ना सर? बिल्कुल लिख सकते हैं। एक्स को अपन क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ एच अपॉन 4 पाई एम। बोलो लिख सकते हैं क्या सर? लिख सकते हैं। ये एक्स क्या है सर? ये डेल्टा वी भी है, डेल्टा एक्स है, जैसा आप यूज करना चाहो वैसा है। देखते हैं क्या आवश्यकता पड़ेगी। तो अपने से पूछा क्या है, एम डेल्टा वी, तो एम एज इट इज रहने देते हैं। डेल्टा वी की वैल्यू कितनी है बच्चों, अंडर रूट ऑफ एच अपॉन 4 पाई एम, अंडर रूट ऑफ एच अपॉन 4 पाई एम। अरे यहां से आया ना डेल्टा वी यार। हेलो, एम को अंदर भेजोगे, जब एम अंदर जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर रूट के बाहर एम है, अंदर जाके क्या होगा, स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ एच एम स्क्वायर अपॉन 4 पाई एम। एक एम से एक एम कटेगा, तो फॉर्मूला क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ एच एम अपॉन 4 पाई, अंडर रूट ऑफ एच एम अपॉन 4 पाई, अंडर रूट ऑफ एच एम अपॉन 4 पाई, अंडर रूट ऑफ एच एम अपॉन 4 पाई। मुझे उम्मीद है सभी को सवाल समझ में आ गया होगा। अंडर रूट ऑफ
HM/4 पाई। कोई दिक्कत? सबसे पहले जिस बच्चे ने इस सवाल का आंसर दिया उसका नाम है मोहम्मद सकलैन ने बिल्कुल सही आंसर दिया। बस बच्चे आप एम को गलत लिख दिए, इसलिए मैं आपका नाम नहीं लूंगा। सबसे पहले सही आंसर दिया है जिस बच्चे ने, उसका नाम है शाकिब। शाकिब ने सबसे पहले सही आंसर दिया। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेल डन। ठीक है, ये था अनसर्टेनिटी पे एक सवाल। आप सबके सामने स्क्रीन पर है अगला सवाल। ये जो सवाल है आपसे बना तो ठीक है, नहीं बना तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? आप सबके सामने स्क्रीन पर है अगला सवाल। अ पार्टिकल हैज अ मास ऑफ 10 की पावर -10 ग्राम एंड वेलोसिटी ऑफ 10 की पावर -6 सेंटीमीटर पर सेकंड। बेटा अभी मैं समझा रहा था, एम कहां से आया, आपने देखा ही नहीं यार। चलो बाद में पूछना, अभी आगे सवाल में आ चुके हैं, उसको ध्यान दो। मैं सवाल की स्लाइड बदलूंगा तो बच्चों को दिखेगा नहीं। अभी जो सवाल चल रहा है उस पर ध्यान दीजिए। ऑलराइट, a particle has a mass of 10 की पावर -10 ग्राम and velocity of 10 की पावर -6 सेंटीमीटर पर सेकंड। अपने को मास दे रखा है, अपने को वेलोसिटी दे रखी है। एरर इन द वेलोसिटी इज 0.0001% एंड कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी पोजीशन। जिन बच्चों को सवाल समझ में नहीं आया उनके लिए मैं छोटा सा सवाल पूछ रहा हूं, छोटा सा सवाल पूछ रहा हूं। आपने लेंथ मेजर करी, लेंथ आई 20 सेंटीमीटर। जिन बच्चों से नहीं बना उनके लिए है, उनको जवाब देना है। लेंथ है 20 सेंटीमीटर, ठीक है सर। 20 सेंटीमीटर में जो एरर है, 20 सेंटीमीटर में जो एरर है वो है 2% का। 20%, 20 सेंटीमीटर में एरर है 2% का, एरर है 2% का। तो बताओ कितने का एरर है? तो आप क्या कहोगे? सर 2% का एरर है ना, तो 2% किसका? 20 का। तब क्या कहोगे? 2/100 × 20, ऐसे तो करोगे। तो ये जो आपको दे रखा है वो परसेंटेज एरर दे रखा है। ये अनसर्टेनिटी नहीं है, ये अनसर्टेनिटी नहीं है, ये परसेंटेज में है। इसे आपको कन्वर्ट करना होगा, लेकिन सवाल सॉल्व करने के पहले याद रहे अपने को सब कुछ एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना होगा। ये 10 की पावर -10 ग्राम है, तो मास को किस में लिख लें? किलोग्राम में। कितना आएगा? 10 की पावर -13 केजी। हेलो, जो वेलोसिटी दे रखी है 10 की पावर -6 सेंटीमीटर पर सेकंड है, इसे अपन किस में कन्वर्ट कर लें? मीटर में। 10 की पावर -8 मीटर पर सेकंड, सही है क्या? अपन ने वेलोसिटी को कन्वर्ट कर लिया, मास को कन्वर्ट कर लिया। क्लियर? सबसे पहले एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, ठीक है। अब हम देखते हैं हमें दिया क्या है। हमें एरर निकालना है। हमें क्या निकालना है? एरर। जिन बच्चों से नहीं बना वो ध्यान से सुनेंगे, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। सवाल कह रहा है वेलोसिटी के मेजरमेंट में जो एरर है वो 0.0001% है। वो 0.0001% है। वो 0.0001% है। मतलब एरर कितना है? सर एरर है 0.0001%, मतलब अपॉन 100। सर किसका है, किसमें है? ये है 10 की पावर -8 में। हेलो, तो जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे कितना हुआ? ये 10 की पावर -4, 10 की पावर -8, 8 4 12, 10 की पावर 2 ऊपर गया, 10 की पावर -2 12 13 14, मतलब कितना आ गया? 10 की पावर -14 का एरर आ गया। ठीक है क्या? तो 10 की पावर -14 मीटर पर सेकंड एरर आ गया। ये जो एरर होता है यही अनसर्टेनिटी होता है। ये किस में एरर है? वेलोसिटी में है, यही डेल्टा वी है। मतलब सवाल में अपने को डेल्टा वी मिल गया है। अपने को अनसर्टेनिटी पोजीशन निकालना है, तो अपन क्या करेंगे? डेल्टा x इंटू एम डेल्टा वी इक्वल टू h/4 पाई। h/4 पाई वैल्यू आपको याद है? याद है कि नहीं याद है? याद है। मास अपने को दे रखा है, डेल्टा वी अपने को पता है, डेल्टा x निकालना है, तो डेल्टा x क्या हो जाएगा? 0.527 इंटू 10 की पावर -34 अपॉन m। कितना है बच्चों? 10 की पावर -13 इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी कितनी आई? एरर 10 की पावर -14। इसे सॉल्व करेंगे, आंसर कितना आया सभी लोग बताएंगे। अब तो आपसे बनना चाहिए यार। एंड द करेक्ट आंसर इज, बहुत अच्छे। क्या सभी से सवाल बन गया? क्या सभी से सवाल बन गया? जी हाँ, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। क्या बात है, ये सवाल आप सभी से बन गया। एंड द करेक्ट आंसर जिसे सबसे पहले दिया, जिस बच्चे ने सवाल का आंसर सबसे पहले दिया एक बच्चे ने आंसर देके लिख दिया उसे कई बार, सबसे पहले
मेरा ही दिखे, ऐसा नहीं बेटा। सबसे पहले, क्या बात है, कितने बच्चे आंसर, आप सब बहुत अच्छे हैं यार, इतने टैलेंटेड कैसे हो गए आप? सबने लाइन से सही आंसर दिए हैं, ऊपर बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिए, क्या बात है, क्या बात है। सबसे पहले सही आंसर दिया है आर्यन सिंह ने, आर्यन सिंह ने सबसे पहले सही आंसर दिया। उसके बाद नंबर आता है कुशल मंगल का, ठीक है, उसके बाद कई सारे बच्चे हैं। ओके, तो ये था सवाल एंड द करेक्ट आंसर इज, बच्चों करेक्ट आंसर कितना इसका बता पाओगे? डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 0.527 इनटू कितना है यार बताओ ना, 4 3 7 27 ऊपर गया 7 34 और 27 पावर माइनस 7, सो द करेक्ट आंसर इज 0.527। इसका जो प्रिंटेड सोल्यूशन थोड़ा एरर है एक्चुअली, है ना, देख लीजिएगा, सेंटीमीटर में कन्वर्ट है, अपने को सारा सवाल एसआई यूनिट में ही करना है, ठीक है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। कोई दिक्कत? यहां तक था आपका बोर्ड मॉडल। मुझे आप सबका ध्यान चाहिए बेटा, मुझे आप सबका ध्यान चाहिए फिर से, ठीक है। देखो हुआ क्या, अपन ने बोर्ड मॉडल पढ़ा, अब हम एंटर कर रहे हैं उस एटॉमिक मॉडल की तरफ जो सबसे एडवांस है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड मॉडल अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे एग्जाम के लिए बोर्ड मॉडल ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको बोर्ड मॉडल पे अच्छे से अच्छे सवाल करने हैं, ठीक है। तो बोर्ड मॉडल के बाद मैंने कहा कि दो डिस्कवरीज हुई, एक है डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस और दूसरी है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने बोर्ड मॉडल पे सवाल खड़े कर दिए कि जो बोर्ड साहब कह रहे हैं वो पूरी तरीके से सही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अपन ने कहा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, तो बोर साहब ने हमें बताया कि रेडियस की मदद से इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या है, उन्होंने हमें बताया वेलोसिटी वाले फॉर्मूले की मदद से इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या है। लेकिन हाइजेनबर्ग साहब कहते हैं कि आप इलेक्ट्रॉन की सही से पोजीशन, सही से वेलोसिटी दोनों साथ साथ नहीं पता कर सकते, और नहीं पता कर सकते तो उन्होंने ये कैसे बता दिया, ये पॉसिबल ही नहीं, मतलब जो बोर मॉडल है दैट इज नॉट कंप्लीटली एक्यूरेट, ऐसा अपन कह सकते हैं। क्लियर? ठीक है साहब। उसी समय आता है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। कौन सा मॉडल आता है? क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है वो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे एडवांस मॉडल है, और ये जो मॉडल है इसने इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल नेचर और इसने इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर दोनों को मिला के अपना मॉडल दिया। मतलब अभी तक जब हम बोर मॉडल पढ़ते थे तो हम केवल पार्टिकल नेचर को ही मानते थे, लेकिन जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है उसने पार्टिकल नेचर और उसने वेव नेचर दोनों को इंक्लूड किया और दोनों को इंक्लूड करके अपना मॉडल दिया, जिसे हम लोग कहते हैं आज का एडवांस मॉडल। ये जो एटॉमिक मॉडल है, जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है, जो वेव मैकेनिकल मॉडल है, आखिर ये दिखता कैसा है, ये होता कैसा है, ये आता कैसा है? तो सबसे पहले आपको मैं विजुअलाइज कराता हूं कि आज का हमारा जो ये मॉडल है, ये जो एटॉमिक मॉडल है, दिखता कैसे है, ठीक है। तो दिखता कैसे है, इमेजिन करो आप सबके हाथ में एक कैमरा है, क्या है? एक कैमरा है, और आप सब एक गार्डन में गए हो, ठीक है। आप सबके हाथ में कैमरा है, आप सब एक गार्डन में गए हो और वहां पे एक मधुमक्खी है। कौन है वहां पे बच्चों? मधुमक्खी है। मधुमक्खी है और वहां पे एक छत्ता है, उस छत्ते के चारों तरफ मधुमक्खी भिन भिना रही है। उस छत्ते के चारों तरफ मधुमक्खी भिन भिना रही है। आपके हाथ में एक कैमरा है, मैंने कहा आपको एक सेकंड में एक फोटो खींचना है, एक सेकंड में एक फोटो खींचना है। एक कैमरा, एक मधुमक्खी, एक सेकंड में एक फोटो। मधुमक्खी आपसे कहती है तो खींच मेरी फोटो, तो खींच मेरी फोटो, तो आप एक एक सेकंड में फोटो खींचते जाते हैं। 1 घंटे तक आपने फोटो खींची, 1 घंटे तक आपने फोटो खींची। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं बच्चों? 3600 सेकंड होते हैं। आपने 1 घंटे तक एक ही मधुमक्खी की कितनी फोटो खींच डाली? 3600 फोटो खींच डाली। अब आपके सामने 3600 फोटो है मधुमक्खी की, राइट? एक मधुमक्खी की 3600 फोटो। इतनी सारी फोटोज को आप घर लेकर आए, उसे एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की मदद से उसे आपने क्लब कर दिया, उसे आपने जोड़ दिया। जब आप उन सभी 3600 फोटो को जोड़ते हैं, उन 3600 फोटो में एक ही मधुमक्खी होती है।
उन 3600 फोटो को जब आप जोड़ते हैं, उन 3600 फोटो को जब आप क्लब करते हैं, तो उसमें जो एक मधुमक्खी होती है वो आपको 3600 पोजीशन पे नजर आती है, और वो जो एक फोटो निकल के बाहर आती है कंप्यूटर से, वो देखने में कुछ ऐसी नजर आती है जिसे देखकर हम दंग रह गए, भाई ये तो एक ही मधुमक्खी की फोटो है, ये ऐसे कैसे नजर आ रही। यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे कितनी सारी मधुमक्खी है, यहाँ पे मधुमक्खियों का क्लाउड है, यहाँ पे मधुमक्खियों का क्लाउड है। ये जो आपके सामने मैंने मॉडल बनाया, कुछ ऐसा ही हमारा आज का एटॉमिक मॉडल है, कुछ ऐसा ही हमारा आज का एटॉमिक मॉडल है, जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, और उस इलेक्ट्रॉन की जो लोकेशन है वो कुछ ऐसी होती है, इसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इमेजिन करिए वो जो एक फोटो आपने मधुमक्खी की बनाई, जिसमें एक ही मधुमक्खी 3600 पोजीशन पे आई, अगर उस फोटो को दिखा के, अगर इस फोटो को दिखा के मैं किसी से पूछूं, इस फोटो को दिखा के मैं किसी से पूछूं, बताओ कल को अगर हमें मधुमक्खी को ढूंढना है, बताओ कल को अगर हमें मधुमक्खी को ढूंढना है, तो उसे आप कहां ढूंढोगे? छत्ते के करीब कि इस रीजन के करीब? मैंने किसी बंदे से फोटो दिखा के उससे पूछा कि कल को हमें मधुमक्खी को ढूंढना है तो कहां ढूंढोगे? छत्ते के करीब कि इस रीजन के करीब? वो कहेगा इस रीजन के करीब। मैं कहूंगा क्यों? बोले क्योंकि इस फोटो से मुझे पता चला कि इस रीजन के करीब मधुमक्खी बहुत देर तक भिनभिनाई। मैंने कहा कैसे पता चला? बोले क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा डेंस है, यहाँ पे बहुत ज्यादा डेंस है। जब ये डेंस रीजन है, मतलब यहाँ पे मधुमक्खी की बहुत सारी पोजीशन है, तो जो सारी फोटो को क्लब कर दिया, ये बहुत डेंसर रीजन नजर आया, ये बहुत ज्यादा डेंस रीजन नजर आया। मतलब कल को अगर हमें मधुमक्खी को ढूंढना है, तो मैं छत्ते के करीब नहीं ढूंढूंगा, मैं जाके उसे उस रीजन में ढूंढूंगा जहां सबसे ज्यादा वो डेंस है। ये जो रीजन है जहां मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, ये जो रीजन है जहां मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, बच्चों इसे ही हम लोग कहते हैं ऑर्बिटल। क्या कहते हैं? ऑर्बिटल। आज का हमारा जो एटॉमिक मॉडल है वो कुछ ऐसा ही है। उसमें इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन को बता पाना पॉसिबल नहीं है, उसमें हमें इलेक्ट्रॉन का क्लाउड नजर आता है। सर इलेक्ट्रॉन का क्लाउड क्यों नजर आता है? आपके सर के ऊपर पंखा है, पंखे में 3 ब्लेड है, जब पंखा घूमता है तो तीनों ब्लेड नजर नहीं आती। इमेजिन करो इलेक्ट्रॉन इतना इतना छोटा, और उसकी स्पीड है 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड के ऑर्डर की। यार जब इतनी हाई स्पीड है ना, तो यू कैन नॉट लोकेट द इलेक्ट्रॉन। आपको वहां पे इलेक्ट्रॉन का क्लाउड नजर आएगा। जैसे अभी मैं हाथ हिला रहा हूं तो आपको समझ में नहीं आएगा, आपको क्लाउड नजर आएगा। यार इमेजिन करो उस इलेक्ट्रॉन को जो उस एटम के अंदर है, वो जिस रीजन में है वहां पे क्लाउड, लेकिन एक रीजन ऐसा होगा जहां पे क्लाउड बहुत डेंस होगा। ये जो डेंसर रीजन होगा यही ऑर्बिटल होगा, यही वो रीजन होगा, यही वो क्षेत्र होगा जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी, जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी, इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी। तो आज का जो हमारा मॉडल है वो ये नहीं कहता इलेक्ट्रॉन कहां मिलेगा, वो ये कहता है यहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। वो ये नहीं कहेगा कि इलेक्ट्रॉन कहां मिलेंगे मिलेगा, वो ये कहता है यहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। ये जो आपके सामने चित्र नजर आया, यही है आज का हमारा एडवांस क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। इस मॉडल को डिटेल में समझाता है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन एक इक्वेशन है, उस इक्वेशन की मदद से हमने पूरे एटॉमिक मॉडल को जाना, समझा, और वो मैं आपको समझाने वाला हूं। लेकिन अपने को श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की गहराइयों में नहीं जाना है। अपने को तो याद रखना है कि जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, उसी इक्वेशन की मदद से ही हम लोग आप अपने आज के जो एडवांस मॉडल है, हम लोग उसमें इलेक्ट्रॉन की सारी इंफॉर्मेशन दे पाएंगे, राइट। तो जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है एक इक्वेशन की तरह है, जैसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, राइट। सो यू ऑल नो कि जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे वी मस्ट गेट सम रूट्स, हमें कुछ रूट्स मिलेंगे। इन द सेम वे जब अपन श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करते थे तो हमें कुछ रूट्स मिलते थे, हमें कुछ नंबर मिलते थे। वो जो नंबर मिलते थे उन्हें हमने कहा क्वांटम नंबर। सर ये नंबर कहां से आए? ये नंबर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से आए। सर ये नंबर क्या कहलाए? ये क्वांटम नंबर कहलाए। सर कितने नंबर आए? टोटल 3 नंबर आए। सबसे पहला नंबर था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सर ये कहां से आ रहा? ये उस इक्वेशन को सॉल्व करने से मिल रहा।
ये है क्या? ये एक नंबर है। 1 2 3 4 एक नंबर है। सबसे पहला नंबर जो हमें मिला उसका नाम है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरा नंबर जो हमें मिला उसका नाम है एजीमुथल क्वांटम नंबर। तीसरा नंबर जो हमें मिला उसका नाम है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। उस श्रोडिंगर इक्वेशन से केवल 3 ही नंबर आए। उन नंबर की मदद से हमने पूरे एटॉमिक मॉडल को समझा। सर नंबर से कैसे समझा? बेटा ये नंबर नहीं थे, ये एक भाषा थी, एक लैंग्वेज थी। सर कैसी भाषा? वैसी भाषा जैसा आप एग्जाम में बात करते हो। कैसी? आप याद करो वो दिन जब आप स्कूल में एग्जाम हॉल में बैठा करते थे, आप ऐसे पेपर दिया करते थे, याद करो ऐसे। भाई तो मुझे बता देना ये वाला सवाल। तो आप शायद ऐसी बातें करते थे। कैसे? ये फर्स्ट वाला। या आप एक हिंट बनाते थे, मैं एक बार गिराऊं तो समझ जाना ये, मैं ऐसे देखूं समझ जाना ये, मैं ऐसे करूं मैं एक बार खटखट करूं समझ जाना ये। आप एक सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते थे, या ऐसे करूं तो समझ जाना ये सवाल। एक है ना, एक साइन लैंग्वेज को बनाते थे, राइट? इन द सेम वे हमने एटम को समझने के लिए, उसके इलेक्ट्रॉन को समझने के लिए हमने एक सांकेतिक भाषा को बनाया, हमने एक साइन लैंग्वेज को बनाया। तो ये जो क्वांटम नंबर है ना, समझो साइन लैंग्वेज। मतलब कहने को तो नंबर है, पर ये नंबर एक भाषा है। जैसे आपने कहा ऐसे, कहने के लिए तो एक इशारा है, पर इसमें एक भाषा है। क्या? मुझे 10वां वाला सवाल बता दे, राइट? तो यही वाली बात यहां पे है कि अपन ने जब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व किया, तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करने से हमें 3 नंबर मिले। ध्यान से सुनिएगा, अब मैं कंसेप्ट में आ रहा हूं, ठीक है? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करने से हमें 3 नंबर मिले। पर ये जो 3 नंबर थे, इनका क्या मतलब था बताता हूं। ये हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में सफिशिएंट इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे थे। तो सफिशिएंट इंफॉर्मेशन देने के लिए हमने खुद से एक चौथा क्वांटम नंबर डिजाइन किया, जिसका नाम है स्पिन क्वांटम नंबर। सो राइट नाउ आज हमारे सामने टोटल 4 क्वांटम नंबर हैं, और इन 4 क्वांटम नंबर की मदद से हम इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन को देख पाएंगे। ये जो 3 क्वांटम नंबर हैं, ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से आते हैं। लेकिन जो ये चौथा क्वांटम नंबर है, इसे हम लोगों ने खुद बनाया, राइट? ठीक है साहब। अब ये क्वांटम नंबर से हम कैसे एटम की पहचान करते हैं, हम कैसे एटम को समझते हैं, हम कैसे उसके सारे फंडे को समझते हैं, यही हमारा आगे का सफर है, राइट? जब मैं ये टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं, तो आपके दिमाग में 2 बातें क्लियर है। एक, सबसे पहली बात कि जब तक आप बोर मॉडल पढ़ा करते थे, तब तक आप ये माना करते थे और ये जाना करते थे कि इलेक्ट्रॉन केवल ऑर्बिट में होता है। ऑर्बिट बहुत पुराना कंसेप्ट है, बीच में बहुत सारी डिस्कवरीज हुई, जिनसे पता चला कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में नहीं, ऑर्बिट के सब हिस्से सब ऑर्बिट में होता है, और सब ऑर्बिट के सब हिस्से ऑर्बिटल में होता है। ये कुछ ऐसा है कि कोई बच्चा, जैसे मान लो एलन की बिल्डिंग है, ठीक है? तो इसे आप ऐसे इमेजिन करो कि मैं कहूं इस बिल्डिंग में बच्चे हैं। गलत। बिल्डिंग में बच्चे नहीं हैं। बिल्डिंग में एक फ्लोर है, फ्लोर में कमरे हैं, बच्चे कमरे में हैं। इन द सेम वे जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑर्बिट में है, वो ऑर्बिट में नहीं है। ऑर्बिट का एक फ्लोर सब ऑर्बिट है, सब ऑर्बिट पे कमरे ऑर्बिटल है। बिल्डिंग ऑर्बिट है, फ्लोर सब ऑर्बिट है, कमरे ऑर्बिटल है। तो इलेक्ट्रॉन कहां है? इलेक्ट्रॉन है ऑर्बिटल में। इलेक्ट्रॉन हमें कहां मिलेगा? ऑर्बिट में नहीं मिलेगा, सब ऑर्बिट नहीं मिलेगा। कहां मिलेगा? ऑर्बिटल। हाँ, ये बात अलग है कि जो ऑर्बिटल है वो सब ऑर्बिट का हिस्सा है, जो सब ऑर्बिट है वो ऑर्बिट का हिस्सा है। इन द सेम वे अगर आपसे कहा जाए इलेक्ट्रॉन कहां मिलेगा, तो इलेक्ट्रॉन कहां मिलेगा? ऑर्बिटल में। ऑर्बिटल किसका हिस्सा होगा? सब ऑर्बिट का। तो सब ऑर्बिट किसका होगा? हिस्सा ऑर्बिट का। तो आपको जो दिमाग में बात रखनी वो ये कि इलेक्ट्रॉन अब ऑर्बिट में नहीं मिलेगा, वो ऑर्बिटल में मिलेगा, पर ऑर्बिटल की पहचान ऑर्बिट से ही होगी। पर ऑर्बिटल की पहचान ऑर्बिट से ही होगी, बिना ऑर्बिट के ऑर्बिटल की पहचान नहीं होगी। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? है। तो अपने पास है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो है ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करता है। उसे हम कैसे लिखते हैं? एन से। ऐसे याद रखो, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करता है। जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है वो सब ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करता है। जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है। तो हमें ऑर्बिटल की इंफॉर्मेशन कौन देगा? मैग्नेटिक मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। हमें ऑर्बिटल की इंफॉर्मेशन कौन देगा? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्लियर? अब यहां से जो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं वो कहीं ना कहीं कुछ बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को आता होगा यार।
आप सब ने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी पढ़ी है, सब कुछ पढ़ा है, लेकिन फिर भी मैं आपको सारे पॉइंट बताऊंगा। जब सारे पॉइंट होंगे, जिसमें मुझे 15 मिनट लगते हैं, जब सारे पॉइंट हो जाएंगे ना, तो उसका जब मैं कंक्लूजन बताऊंगा, ठीक है, ये ऐसे 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 ऐसे, वो आपको सबसे ज्यादा याद रखना है। तो अभी 15 मिनट तक बहुत सारे थ्योरी वाले पॉइंट हैं जो आपको दिमाग में ढंग से बैठाने हैं, आपको ढंग से दिमाग में बैठाने हैं। राइट, राइट, ओके। तो चलिए बात करते हैं एक एक करके क्वांटम नंबर की। तो अपने पास बच्चों कितने क्वांटम नंबर है, आपसे पूछ रहा हूं मैं, कितने क्वांटम नंबर है? 4। ये चारों क्वांटम नंबर कहां से आए सर? चारों क्वांटम नंबर कहां से आए मत पूछो सर। 3 क्वांटम नंबर श्रोडिंगर इक्वेशन से आए, चौथा हमने खुद बनाया। टोटल कितने क्वांटम नंबर हैं? 4। एन एल एम एस बोलो, एन एल एम एस। एन बोले तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल बोले तो एजिमुथल क्वांटम नंबर, एम बोले तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और एस बोले तो स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है क्या? ठीक है साहब। सबसे पहले बात करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सबसे आसान है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसे हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। सर आसान क्यों है? अरे ये वही है जो ऑर्बिट है। अरे ये वही है जो ऑर्बिट है, और ऑर्बिट क्या है आपको पता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसे हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ये वही है जो ऑर्बिट है, और आप सब जानते हैं ऑर्बिट क्या है। ऑर्बिट ही तो शेल होता है, ऑर्बिट ही तो एनर्जी लेवल होता है, ऑर्बिट ही तो स्टेशनरी स्टेट होता है। एन की वैल्यू 1 फर्स्ट ऑर्बिट, एन की वैल्यू 2 सेकंड ऑर्बिट, एन की वैल्यू 3 थर्ड ऑर्बिट, एन की वैल्यू 4 फोर्थ ऑर्बिट। इससे हम लोग क्या बोलेंगे? 1 को क्या बोलते हैं? के, 2 को क्या बोलते हैं? एल, 3 को क्या बोलते हैं? एम, एंड सो ऑन। एक बात बताओ बच्चों, अगर मैं आपसे कहूं ऑर्बिट नंबर 1, ऑर्बिट नंबर 2, कौन बड़ा है? सर ऑर्बिट नंबर 2। क्यों सर? ऑर्बिट नंबर 2 मतलब ज्यादा दूर बड़ा ही तो बना उसको साइज सर। मतलब आप जानते हैं कि अगर हमें ऑर्बिट पता चल जाए तो हम कह सकते हैं कि उसका जो साइज है बड़ा है। मतलब जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है हमें शेल की इंफॉर्मेशन देता है, हमें साइज की इंफॉर्मेशन देता है। आप सब जानते हैं एनर्जी का फॉर्मूला। अरे जानते हैं क्या? बोलो ना। रेडियस का फॉर्मूला आपको पता है, वही फॉर्मूला यहां भी लगेगा। आप सबको वेलोसिटी का फॉर्मूला पता है, 2.18 into 10 z by n, वही फॉर्मूला यहां भी लगेगा। आप सबको एनर्जी का फॉर्मूला पता है, -3.6 into z square per square, वही लगेगा। सब क्यों लगेगा? अरे एन ऑर्बिट ही तो होता है, ये वही वाला ऑर्बिट है जो आपको पता है। तो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो बोर ऑर्बिट है, उसमें वो सारे कंसेप्ट, सारे फॉर्मूले लगेंगे जो आपको पता है। ऑलराइट, ठीक है सर। सबसे इंपॉर्टेंट जो बच्चे अक्सर गलती करते हैं, सुनिएगा। जब सवाल आपसे बोले एंगुलर मोमेंटम, बोलेगा सवाल पक्का बोलेगा। जब सवाल आपसे बोले एंगुलर मोमेंटम केवल, तो समझ जाना यह है ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम। और ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम बोले या शेल एंगुलर मोमेंटम बोले, उसका फॉर्मूला होता है mvr इक्वल टू nh/2 पाई। क्लियर? सर और क्या हो सकते हैं? अरे इलेक्ट्रॉन अब केवल ऑर्बिट में नहीं है, इलेक्ट्रॉन तो सब ऑर्बिट और ऑर्बिटल में है, तो केवल ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम नहीं होगा, सब ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम भी होगा और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी होगा। तो दोनों के फॉर्मूले में कंफ्यूजन नहीं हो, इसलिए मैंने पहले कहा जब बोले एंगुलर मोमेंटम या जब बोले ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम या जब बोले शेल एंगुलर मोमेंटम, तब तो याद रखना है फॉर्मूला mvr बराबर h/2 पाई, mvr बराबर h/2 पाई। क्लियर? क्लियर? अब जो ऑर्बिट होता है उसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हालांकि आपको याद नहीं करना है, मैं आपको आगे बता दूंगा, ऐसे नहीं करेंगे, बट अगर कोई बच्चा याद करना चाहता है तो कर ले। मैं कह रहा हूं दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट टू लर्न, बट अगर आपको याद हो जाता है तो अच्छी बात है। क्या? किसी भी ऑर्बिट में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2n²। मतलब अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो फॉर्मूला क्या होगा? 2 1² मतलब 2 into 1² 1 मतलब 2। फर्स्ट ऑर्बिट में दो ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, फर्स्ट ऑर्बिट में दो ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इन द सेम वे सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, सो ऑन। तो किसी भी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है उसका फॉर्मूला होता है 2n²। राइट? हम लोग बात कर रहे हैं क्वांटम नंबर, उसमें सबसे पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। मैंने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहा, वही होता है जो आपको पता है, बोर होता है, एनर्जी, रेडियस, वेलोसिटी सब कुछ याद होता है। जैसे जैसे न्यूक्लियस दूर जाएंगे एनर्जी बढ़ती जाएगी, वो सारे कंसेप्ट वही आपको याद है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, यहाँ पे जो एंगुलर मोमेंटम है वो ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वांटम नंबर हमारे सामने है, जिसका नाम है एजिमुथल क्वांटम नंबर, और एंगुलर क्वांटम नंबर, और सेकेंडरी क्वांटम नंबर, और सब्सिडरी क्वांटम नंबर। इस क्वांटम नंबर को हम कई नामों से पुकारते हैं, एजिमुथल क्वांटम नंबर, और एंगुलर क्वांटम नंबर, और सेकेंडरी क्वांटम नंबर, और सब्सिडरी क्वांटम नंबर। चलिए होता क्या है, याद करो याद करो। एन बोले तो ऑर्बिट,
अपने पास 4 क्वांटम नंबर है, NLMS, NLMS। N बोले तो ऑर्बिट, L बोले तो सब ऑर्बिट, ऑर्बिट बोलो तो सब सब सब, ठीक है, ऑर्बिट सब ऑर्बिट, सेल बोलो तो सब सेल। M क्या है बच्चों? ऑर्बिटल, ठीक है। S क्या है? स्पिन। तो L किसको रिप्रेजेंट करता है? सब ऑर्बिट को। L किसको रिप्रेजेंट करता है? सब ऑर्बिट को। NLMS, ऑर्बिट, सब ऑर्बिट, ऑर्बिटल। अपन अभी किसकी बात कर रहे हैं? एल की। एल किसको रिप्रेजेंट करता है? सब ऑर्बिट को। सर सब ऑर्बिट क्या होते हैं? सुनो ध्यान से, जो बीच में खोजा गया, जो आपके सिलेबस में, आपको याद करना होगा। एक एस होता है, एक पी होता है, एक डी होता है, एक एफ होता है, एक जी होता है, एक एच एंड सो ऑन, एबीसीडी चलता जाएगा। जो एस है ये स्फेरिकल है, जो पी है ये डंबल है, जो डी है वो डबल डंबल है। सर ये क्या है? ये सबसेल है। ये ऑर्बिटल नहीं है, ये सबसेल है। इलेक्ट्रॉन सबसेल में नहीं है, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में है। ये क्या है? सबसेल। मतलब इससे छोटा भी क्या होगा? ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन कहां होगा? ऑर्बिटल में। पर अभी अपन किसकी बात कर रहे हैं? एल की। एल हमें क्या बताएगा? सबसेल। एल हमें क्या बताएगा? एल हमें क्या बताएगा? सबसेल। ये जो एस है, लिसन केयरफुली, ये ऐसा होता है, आपको याद करना पड़ेगा और बच्चों को याद भी होगा। पी डंबल शेप है, डी डबल डंबल है, एंड सो ऑन। एक्चुअल में है क्या? ये जो एल है, जिसका नाम एजिमुथल क्वांटम नंबर है, ये हमें इंफॉर्मेशन देता है सबसेल की। सर कैसे देता है ये बताओ? मैंने कहा ये नंबर नहीं, एक सांकेतिक भाषा है। तो सांकेतिक भाषा कैसे सुनिएगा? जब कभी एल की वैल्यू 0 होगी, हम समझ जाएंगे वो ऐसे, अच्छा एल 0 है मतलब वो ऐसे। जब कभी एल की वैल्यू 1 होगी, हम समझ जाएंगे वो पी है। जब कभी एल की वैल्यू 2 होगी, हम समझ जाएंगे वो डी है। जब कभी एल की वैल्यू 3 होगी, हम समझ जाएंगे एफ है। सर हम समझेंगे कैसे एल 0 है कि 1 है कि 2 है कि 3 है? आपने कहा 0 होगा तो एस है, 1 होगा तो पी है, 2 होगा तो डी है, 3 होगा तो एफ है। ये कैसे पता चलेगा क्या है? ये कैसे पता चलेगा क्या है? अरे मजे की बात है, अगर हमें एन पता है, अगर हमें एन पता है तो हमें एल पता है। अगर हमें एन पता है तो हमें एल पता है। अगर हमें एन पता है तो हमें एल पता है। अगर हमें एन पता है तो हमें एल पता है। सर कैसे पता है? किसी भी एन के लिए जो एल होता है, जो एजिमुथल क्वांटम नंबर होता है, वो 0 टू n माइनस 1 होता है। सर क्या मतलब? एक एग्जांपल से समझाओ ना। मान लो n की वैल्यू 2 है, मतलब सेकंड ऑर्बिट है। मन में रेडियस आ गया, वेलोसिटी आ गया, एनर्जी आ गया। सर हाइड्रोजन एटम में 3.4 eV है। अगर n बराबर 2 है तो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में नहीं है। ऑर्बिट से छोटा सब ऑर्बिट है, उससे भी छोटा ऑर्बिटल है। तो पता करते हैं सेकंड ऑर्बिट में कितने सब ऑर्बिट है। पता करते हैं सेकंड फ्लोर में। भाई ये फ्लोर हो गया मान लो, ठीक है। कितने कितने फ्लोर? सेकंड फ्लोर, n बराबर 2। कौन सा ऑर्बिट है? सेकंड ऑर्बिट है। कितने सबसेल हैं? तो किसी भी n के लिए जो l होता है वो 0 टू n माइनस 1 होता है। ये कहने का मतलब होता है इसके लिए जो l है, एक 0 है और एक है n माइनस 1 करते, तो मतलब 0 से शुरू हो, 0 से लेकर n माइनस 1 तक, 0 से लेकर n माइनस 1 तक। तो 2 माइनस 1 1, मतलब 0 से लेके 1 तक, तो 0 और 1। अच्छा, अगर आप सेकंड ऑर्बिट में जाओगे, इलेक्ट्रॉन को ढूंढने जाओगे, तो या तो इलेक्ट्रॉन आपको 0 में मिलेगा या तो 1 में मिलेगा। सर 0 1 है क्या? अरे ऐसे बोलो ना, इलेक्ट्रॉन या तो s में मिलेगा या तो p में मिलेगा। ये कुछ ऐसा है कि एक बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर में 2 ब्लॉक है, एक ब्लॉक है ए, एक ब्लॉक है बी। तो या तो बच्चा ए ब्लॉक में मिलेगा या तो बच्चा बी ब्लॉक में मिलेगा। क्लियर? तो सेकंड फ्लोर मतलब सेकंड ऑर्बिट में कितने ब्लॉक हो गए? 2। या तो एस मिलेगा या तो पी मिलेगा। ये हो गया सबसेल। क्या हो गया बच्चों? ये सबसेल। ठीक है साहब, मजे की बात है, अगर हमें एन पता है तो हमें एल पता है। मैंने पहले कहा 15 मिनट ध्यान से सुनेंगे। ठीक है साहब, हमें याद हो गया, एन पता है तो एल पता है। ऑर्बिट, सब ऑर्बिट, ऑर्बिटल, स्पिन। एन हमें क्या बताएगा? ऑर्बिट। एल हमें क्या बताएगा? सब ऑर्बिट। एसपीडीएफ क्या है? सब ऑर्बिट और सबसेल। क्लियर? ठीक है, इसी को एक और एग्जांपल समझते हैं, आप सबको बताना है। मान लीजिए n बराबर 3 है, तो फील करो, मतलब कौन सा ऑर्बिट है? थर्ड ऑर्बिट है। अब जो थर्ड ऑर्बिट है उसमें कितने सबसेल होंगे? सर थर्ड ऑर्बिट है ना, तो उसमें कितने सबसेल होंगे, मतलब कितने एल होंगे? सर एल पता कैसे करें? अरे एल होता है 0 से n माइनस 1,
मतलब जो L है वो 0 होगा, वो 1 होगा, वो 2 होगा, 2 तक ही होगा, 0 से लेकर n-1 मतलब 3-1 तक, तो 0 होगा, 1 होगा, 2। अरे भैया अगर थर्ड फ्लोर में जाओगे तो उसमें एक S ब्लॉक है, एक P ब्लॉक है, एक D ब्लॉक है। बच्चा यहां होगा, नहीं तो यहां होगा, नहीं तो यहां होगा। क्लियर? क्लियर सर। ऑलराइट, सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो याद रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं कहूंगा, क्यों? क्योंकि बच्चा अक्सर इसे भूल जाता है। एजीमुथल क्वांटम नंबर की मदद से हम लोग निकाल सकते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। इसे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कहा जाता है, लेकिन यहां जो लिखा है वो है सबसेल। क्या लिखा है? सबसेल। इसका लॉजिक मैं आपको आगे दूंगा, पहले याद करो कि इसे हम लोग ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी कहते हैं, इसे हम लोग सबसेल एंगुलर मोमेंटम भी कहते हैं। तो कुछ भी बोले समझ जाना, अपने को फॉर्मूला लगाना है अंडर रूट ऑफ एल इंटू एल प्लस वन इंटू एच अपॉन 2 पाई। क्लियर? क्लियर? शब्दों में सुनिएगा, अगर एंगुलर मोमेंटम बोलता है, अगर ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम बोलता है, तो फॉर्मूला mvr बराबर nh अपॉन 2 पाई लगाना है। अगर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बोलता है, अगर सबसेल एंगुलर मोमेंटम बोलता है, फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ एल इंटू एल प्लस वन इंटू एच अपॉन 2 पाई लगाना है। क्लियर? फॉर एग्जांपल, जैसे स्लाइड में लिखा हुआ एग्जांपल के तौर पे, कि जब नहीं लिखा है क्या, फॉर एस सबसेल एल की वैल्यू कितनी है? 0। एस सबसेल के लिए एल की वैल्यू कितनी है? 0। तो एल की वैल्यू 0 रख दोगे, तो 0 इंटू 0 कितना हो जाएगा? 0 इंटू 0। मतलब अगर एस सबसेल है तो उसके लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कितना है? 0। इन द सेम वे अगर पी है तो पी के लिए एल की वैल्यू कितनी है? 1। पी के लिए एल की वैल्यू कितनी है? 1। यहां 1 पुट करो, तो 1 इंटू 1 प्लस 1 कितना? 2। तो अंडर रूट ऑफ 2 इंटू एच अपॉन 2 पाई। ये जो h अपॉन 2 पाई है ना, उसे h क्रॉस भी लिखा जाता है। कुछ न्यूमेरिकल्स में h क्रॉस लिखा है तो बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, सर ये क्या है? अरे h अपॉन 2 पाई है। तो याद रखना है h क्रॉस इज इक्वल टू h अपॉन 2 पाई। क्लियर? ठीक है साहब। सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा एजीमुथल क्वांटम नंबर, ऑर्बिट एन, सबऑर्बिट एल। ऑर्बिट पता है तो सबऑर्बिट पता है, एन पता है तो एल पता है, जो एल है वही सबऑर्बिट है। फॉर्मूला क्या होता है सर? एल जो होता है वो 0 टू n-1 होता है। क्लियर? ठीक है। क्या हैश इज रिटन अंडर रूट? कहां लिखा है अंडर रूट बेटा? एक बच्चे ने लिखा है सर हैश यार, मुझे लगता है आप लोगों को स्क्रीन ब्लर नजर आ रही है, अंडर रूट कहां लिखा हुआ है? ये मुझे नहीं दिख रहा है। नहीं, h अपॉन 2 पाई ये लिखा हुआ है, ये यहां लिख देता हूं मैं, चलो यहां कहा, यहां लिख देता हूं h अपॉन, देखो बड़े बड़े अक्षरों में जूम करके लिखा है। ठीक है, क्या ये अंडर रूट नहीं है भाई? ओके, ऑलराइट। तो ये तो बात हुई एल की। हाँ सर सिंपल है, हमें याद है इसमें क्या है, हाँ मुझे पता है आपको याद है, फिर भी सुनेंगे। नेक्स्ट क्वांटम नंबर इज कॉल्ड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर। ये हमें ओरिएंटेशन बताएगा, ये हमें डायरेक्शन बताएगा, ये हमें ऑर्बिटल की इंफॉर्मेशन देगा। क्लियर? एन क्या बताएगा? ऑर्बिट। फिर से एन क्या बताएगा? ऑर्बिट। एल क्या बताएगा? सब ऑर्बिट। एम क्या बताएगा? ऑर्बिटल। अकेला ऑर्बिटल नहीं होगा, ऑर्बिटल किसी सब ऑर्बिट का हिस्सा होगा, सब ऑर्बिट किसी ऑर्बिट का हिस्सा होगा। ठीक? आपसे कोई बोले, आपसे कोई बोले ऑर्बिटल, तो बोलोगे किस ऑर्बिटल की बात कर रहे हो, किस सब ऑर्बिट की बात कर रहे हो? कोई आपसे बोले सब ऑर्बिट, तो बोलोगे किस ऑर्बिट की बात कर रहे हो? ओके, तो अपने को याद रखना है जो एम है वो हमें क्या बताता है, ऑर्बिटल कैसे बताता है वो सुनिएगा। इसे अपन बोलते हैं, इसे अपन बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर या ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर, क्योंकि हमें ये ओरिएंटेशन की इंफॉर्मेशन देता है। सर सवाल है कैसे देता है, लिसन केयरफुली। अगर हमें एन पता है तो हमें एल पता है बच्चों, अगर हमें एन पता है तो हमें एल पता है, अगर हमें एल पता है तो हमें एम पता है। क्या बात कर रहे हो सर? जी हाँ, ऑर्बिट से सब ऑर्बिट, सब ऑर्बिट से ऑर्बिटल। सर कैसे पता है? फॉर एवरी एल, फॉर एवरी एल एम रेंजेस फ्रॉम माइनस एल टू प्लस एल। जो भी एल की वैल्यू है एम माइनस एल से प्लस एल के बीच में होगा। सर क्या मतलब है? ऐसे समझो, एल की वैल्यू है 0, एन नहीं एल, तो जो एम है वो -0 + 0 बोले तो 0 होगा। यार -0 + 0 थोड़ी कुछ होता है, 0 मतलब 0 होता है। इन द सेम वे जो L = 1 है तो M कितना होगा? -1, मतलब ये नंबर लाइन, नंबर लाइन के बीच में 0 है तो इधर क्या होता है? माइनस साइन, याद है कि नहीं याद है? इधर क्या होता है? प्लस साइन। तो ये -L से +L के बीच में होगा, जो भी L है उसके बीच में होगा। तो L अगर 1 है तो M कितना होगा? -1, ये मान लो है -1, फिर ये है 0, ये है 1,
तो क्या हो जाएगा -1 0 और +1। अगर L की वैल्यू 2 है तो M कितना होगा -2 -1 0 +1 +2। सर ये है क्या, ये M है। सर M हमें क्या बताता है, ओरिएंटेशन कैसे बताता है, लिसन केयरफुली। जितने M हैं उतनी ही डायरेक्शन है, जितने M है उतनी ही डायरेक्शन है। मतलब अगर L 0 है, अगर S सबसेल है, तो उससे एसोसिएटेड एक भी डायरेक्शन नहीं है। कहने का मतलब ये है, जीरो भी यहां पे एक नंबर है, समझना। जीरो कुछ नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है। जीरो भी यहां पे एक भाषा है, जीरो भी यहां पर एक भाषा है। जीरो कुछ नहीं मतलब नहीं है। एम जीरो का मतलब जो है उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, वो एक डायरेक्शन लेस है। तो अपन समझ गया, अच्छा अगर एल जीरो है मतलब अगर एस सबसेल है तो उसमें जो एम है वो एक ही है। इसका मतलब ये है कि इसमें एक ही ऑर्बिटल है। जितने एम होते हैं उतने ही ऑर्बिटल होते हैं, जितने एम होते हैं उतने ही ऑर्बिटल होते हैं, जितने एम होते हैं उतने ही ऑर्बिटल होते हैं। अच्छा एम की वैल्यू 3 ऑर्बिटल 3, एम की वैल्यू 4 ऑर्बिटल 4। तो पहले वाले में एम की वैल्यू कितनी, 1 ऑर्बिटल 1। दूसरे वाले में एम की वैल्यू कितनी, 3 ऑर्बिटल कितने, 3। हेलो, तीसरे वाले में एम की वैल्यू कितनी, 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल कितने, 5। मजे की बात यह है एम हमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल भी बताता है, एम हमें ये भी बताता है वो कितने डायरेक्शन है। मतलब जितने ऑर्बिटल हैं उतनी ही डायरेक्शन में फैले। अगर L बराबर 1 मतलब कि P सबसेल, अगर L बराबर 1 मतलब कि P सबसेल, तो P सबसेल में 3 ऑर्बिटल हैं और वो 3 दिशाओं में फैले हैं। हेलो हेलो हेलो, अगर L बराबर 1 है मतलब वो P सबसेल है, P सबसेल के 3 ऑर्बिटल हैं। सर हमें कैसे पता चला, ऑर्बिटल की संख्या हमें n बताएगा। जितने m हैं उतने ही ऑर्बिटल हैं। कितने m है, 3, तो कितने ऑर्बिटल है, 3। पर सर आपने कहा ये तो ओरिएंटेशन बताता है। हाँ, जितने ऑर्बिटल है जितने m है उतनी डायरेक्शन में फैले। अच्छा मतलब जो L बराबर 1 है वो जो P सबसेल है उसके 3 ऑर्बिटल है और 3 दिशाओं में फैले। हाँ, वो 3 डायरेक्शन में फैले। सर कैसे, ऐसे अगर L इक्वल टू 1 है तो M -1 है, 0 1 है, +1 है। अब ये है क्या, P। तो P 3 दिशाओं में फैला है, एक है X, दूसरा है Y, तीसरा है Z। तो आप सब जानते हैं कि जो P सबसेल होता है उसके 3 ऑर्बिटल होते हैं, एक होता है PX, एक होता है PY, एक होता है PZ। ये है क्या, ऑर्बिटल। सर एक्स वाई जेड ही क्यों माना, क्योंकि 3 डायरेक्शन है। सर 3 डायरेक्शन कैसे पता चला, क्योंकि 3 एम है। सर एम क्या होता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के लिए आपको याद रखना है, वैसे तो कोई नंबर किसी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करता, वैसे तो कोई नंबर किसी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करता, लेकिन जब भी जीरो माना जाता है उसे अपन जेड मानेंगे। क्या मानेंगे, जेड। फॉर एग्जाम्पल ये है px, ये है py, ये है pz। तो px जो है वो -1 भी हो सकता है, वो +1 भी हो सकता है। जो py है वो भी -1 +1 हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा m की वैल्यू है -1, तो आप कहोगे सर या तो ये px हो सकता है या तो py हो सकता है। मैंने कहा m की वैल्यू है +1, तो आप कहोगे सर या तो ये px हो सकता है या तो py होगा। पर मैंने कहा अगर l इक्वल टू 1 है उसके लिए m की वैल्यू 0 है, सर गारंटी pz है, 0 से आप z को ही रिलेट करेंगे, इसको दिमाग में रखना है। ठीक है, ठीक है। अगर हमें n पता है तो हमें l पता है, l पता है तो हमें m पता है। सर l से m कैसे पता है, बेटा प्रत्येक l के लिए जो m होता है वो -l से +l होता है। सर m हमें क्या बताता है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल। जितने m होते हैं उतने ऑर्बिटल होते हैं, उतने डायरेक्शन में फैले होते हैं। 3m 3 डायरेक्शन, 5m 5 डायरेक्शन। वैसे तो कोई नंबर कोई डायरेक्शन नहीं बताता है, वैसे तो कोई नंबर कोई डायरेक्शन नहीं बताता है, लेकिन जब भी m की वैल्यू 0 आती है अक्सर वो जड़ ही दर्शाता है, अक्सर वो जड़ ही दर्शाता है। जैसे कि आ जाते हैं L बराबर 2 पर, तो L बराबर 2 में M की वैल्यू कितनी, -2 -1 0 +1 +2। कितने ऑर्बिटल, 5। कितने दिशाएं, 5। तो जो D होता है वो dxy dyz, dzx dz2y2 और dz2। ये जो नंबर है, जैसे आप देखो ध्यान से, dxy और dx2y2, मतलब ये x और y है तो यहां पे भी x और y है। तो -2 +2। अगेन अगेन लिसन केयरफुली, बाकी सब नंबर चेंज हो सकते हैं,
लेकिन जो dz स्क्वायर है उसके लिए फिक्स है 0, क्योंकि जो z है उसके लिए फिक्स है 0। तो अगर आपसे कह दिया गया l बराबर 2 के लिए m की वैल्यू 0 है, पक्का 2 मतलब d सब सेल में जो ऑर्बिटल है उसकी m 0 है, पक्का वो dz स्क्वायर है, पक्का वो dz स्क्वायर है। फिर से सुनिएगा, n पता है तो l पता है तो m पता है, मतलब ऑर्बिट पता है तो सब ऑर्बिट पता है तो ऑर्बिटल पता है। अपने आप में ऑर्बिटल नहीं, अपने आप में सब ऑर्बिट नहीं, अपने आप में ऑर्बिट, हाँ अपने आप में ऑर्बिट है। ऑर्बिट है तो बाकी सब है, ऑर्बिटल है तो क्या है सोचना पड़ेगा। n पता तो l पता तो m पता। जो m है वो हमें ऑर्बिटल की इंफॉर्मेशन देता है, जितने m होते हैं उतनी ऑर्बिटल होती है। ये जो नंबर है एक डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे तो नंबर किसी डायरेक्शन को स्पेसिफाई नहीं करते, लेकिन एज पर कन्वेंशन जो 0 है वो केवल z को ही बताता है, जो 0 है वो केवल z को ही बताता है, जो 0 है वो केवल z को ही बताता है। ऑलराइट, सुनिएगा ध्यान से। तो ये आपके सामने मैंने बताया कि किस प्रकार से आप इन नंबर की मदद से ऑर्बिटल की पहचान करोगे। कहीं ना कहीं बात फिर वही हो गई क्या, कि जो नंबर होते हैं हमें एक संकेत देते हैं, हमें एक इंफॉर्मेशन देते हैं। जैसे n बराबर 1 का मतलब है फर्स्ट ऑर्बिट, l बराबर 1 का मतलब है p सबसेल, और m बराबर 1 तो डिपेंड करेगा फिर जो m है वो किस सबसेल की बात हो गई। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा m इक्वल टू 1, तो आप मुझसे पूछोगे सर m इक्वल टू 1 है तो पक्का s तो नहीं है, पर ये p भी हो सकता है, ये d भी हो सकता है। क्यों? p के लिए भी तो m1 है यार, d के लिए भी तो m1 है यार। तो मुझे m बताने के पहले l को स्पेसिफाई करना होगा, एल को स्पेसिफाई करना होगा। क्लियर? ठीक है साहब, मतलब अगर अपने को एम बताना है तो पहले एल को स्पेसिफाई करना होगा। इसको आप ऐसे समझो, सुनो ध्यान से। जो एम है वो ऑर्बिटल को बताता है, जो एम है वो ऑर्बिटल को बताता है। अगर ऑर्बिटल को बताना है, अगर ऑर्बिटल को बताना है तो किसी भी ऑर्बिटल, ये जो साई लिखा है ना, ये साई, ये श्रोडिंगर से आया है, ठीक है। तो किसी भी ऑर्बिटल को ऐसे लिखा जाता है, दिस इज द वे टू राइट ऑर्बिटल। कैसे? मैंने लिख दिया साई एन एल एम। एन का मतलब है ऑर्बिट, एल का मतलब है सब ऑर्बिट, एम का मतलब है ऑर्बिटल। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा साई 420, तो आप क्या समझोगे, अच्छा 420 मतलब ये फोर्थ ऑर्बिट, तो फोर्थ ऑर्बिट का टू सबसेल मतलब डी। सर फोर्थ ऑर्बिट का डी सबसेल, और आपने बोला m0, m0 पक्का वो dz स्क्वायर, भाई डी है तो डी में क्या है, dz स्क्वायर। तो आप समझ गए, अच्छा सर 4dz स्क्वायर की बात कर रहे हैं। लिसन लिसन लिसन, मैं कहता 4, इसका मतलब फोर्थ ऑर्बिट है, पर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में नहीं, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में है। मैंने कुछ ही देर बताया पहले कि ऑर्बिटल क्या होता है। ऑर्बिटल वो स्पेस, वो रीजन होता है जहां इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे मैक्सिमम होता है। सर ऑर्बिटल को पेपर में लिखा कैसे जाता है? ऑर्बिटल को पेपर में ऐसे लिखा जाता है, साई एनएलएम के रूप में लिखा जाता है। इसका मतलब क्या है सुनिएगा, कैसे अपन ने पढ़ा। साई 420 मतलब ये है 420, पहला नंबर क्या है n, 2 क्या है l, 0 क्या है m। तो फोर्थ ऑर्बिट का 2 मतलब d सबसेल, 0 मतलब dz स्क्वायर। सर ये 4dz स्क्वायर है। 4dz स्क्वायर क्या है? ऑर्बिट है? नहीं सर। सब ऑर्बिट है? नहीं सर। ये सर ऑर्बिटल है। हेलो हेलो हेलो, ऑर्बिटल अपने आप में नहीं होगा, ऑर्बिटल एक सब ऑर्बिट से रिलेटेड होगा, सब ऑर्बिट एक ऑर्बिट से रिलेटेड होगा। dz स्क्वायर एक ऑर्बिटल है, पर dz स्क्वायर किसका हिस्सा है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन देनी है। तो आपने बोला 4dz स्क्वायर, अच्छा जो dz स्क्वायर में ऑर्बिटल है ये वाला 4dz स्क्वायर में समझ जाऊंगा, ओके ये फोर्थ ऑर्बिट में जाओगे, उसमें d सबसेल में जाओगे तो जो dz स्क्वायर है वहां इलेक्ट्रॉन मिलेगा। मैंने कुछ देर पहले कहा कि जो क्वांटम नंबर होते हैं ये ऐसे नंबर होते हैं जिनकी मदद से हम इलेक्ट्रॉन की इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो देखो मैंने आपसे कह दिया साई 420, आप समझ गए, अच्छा साई 420 में जो इलेक्ट्रॉन होगा ना, ये वो वाला इलेक्ट्रॉन है जो कि फोर्थ ऑर्बिट के डी सबसेल के dz स्क्वायर ऑर्बिटल मिलेगा। अब जाके उसे खोज लो, अब जाके उसे पकड़ लो, ये इलेक्ट्रॉन इधर रहा। तो अपन ने कहा कि जो ऑर्बिटल है वो ये होता है, ऑर्बिटल का रिप्रेजेंटेशन ऐसा होता है। एक और एग्जांपल समझते हैं, मैंने लिखा 2px, अब ये लिखा है 2px, आप सबको बताना है। तो बताओ इसके लिए n कितना है बच्चों, 2, n कितना है 2, अब ये p है, तो p है तो l कितना होगा 1, p है तो l कितना होगा 1।
अब ये x है, तो x के लिए जो m है +1 भी हो सकता है और -1 भी हो सकता है, तो क्या लिखा है +1 और -1। क्लियर? इन द सेम वे 3dxy, तो सबसे पहले आपको याद रखना है इधर क्या लिखा था xy, फिर क्या लिखा है yz, ऐसे याद रखो। कन्वेंशन होता है xyz का, ये कन्वेंशन बनाया है यार, ये कन्वेंशन है, इसको याद करना पड़ेगा xyz। तो सबसे पहले xy फिर yz, तो xy yz, तो -2 -1, तो xy yz फिर xy yz फिर xz dx² y², ये आपको याद करना पड़ेगा। ये -2 है तो -2 से +2, ये -1 है +1, dz² फिक्स है। लेकिन यहां पे क्या बोल दिया आपसे 3dxy, मतलब n की वैल्यू कितनी है 3, l की वैल्यू कितनी है 2। अब xy के लिए m क्या लिखे, तो xy जो है सबसे पहला आया, तो xy के लिए m -2 हो सकता है या +2 हो सकता है। क्या हो सकता है -2 और +2। अगेन ये जो रूल बनाया है बेटा, ये हम लोगों ने एनसीईआरटी से बनाया है। जब हायर टेक्स्ट पढ़ें, कुछ हाई मतलब ऊपर किताबें पढ़ें, तो उसमें साफ साफ लिखा है कि जो dz² है वो केवल 0 को रिप्रेजेंट करता है, बाकी किसी नंबर के लिए कोई रूल नहीं। मतलब -2 -1 +1 +2 कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अपन एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं, और एनसीईआरटी को फॉलो करने के लिए याद रखना है जैसा इस डायग्राम में बनाया इसी सीक्वेंस को फॉलो करना है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसी सीक्वेंस को फॉलो करना है, इसी सीक्वेंस को फॉलो करना है। क्लियर? आप सबका ध्यान चाहिए फिर से एक बार, हमने अभी तक क्या पढ़ा सुनिएगा ध्यान से। अगर हमें n पता है, 2 मिनट और लूंगा बेटा, अगर हमें n पता है तो हमें l पता है, अगर हमें l पता है तो हमें n पता है। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। मान लो n की वैल्यू 3 है, तो बोलो l की, आपको बताना है। मान लो n की वैल्यू 3 है, आप सबको बताना है। मान लो n की वैल्यू 3 है, तो बताओ l की वैल्यू, बोलो बोलो l की वैल्यू, मान लो n की वैल्यू 3 है, तो l की वैल्यू 0 है बस? नहीं सर, 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है। क्यों? क्योंकि जो l होता है वो 0 to n माइनस होता है, 0 to n माइनस 1 होता है। यस और नो? अगर हमें l पता है तो क्या हमें m पता है? जी हाँ सर। जब l 0 होगा तो m 0 होगा, जब l 1 होगा तो m कितना होगा -1 0 +1, जब L2 होगा तो M कितना होगा -2 -1 0 +1 +2। लिसन केयरफुली, मेरा आपसे सवाल नंबर 1, सवाल का जवाब मैं समझ जाऊंगा, आप समझ गए। सवाल नंबर 1, थर्ड ऑर्बिट में टोटल कितने ऑर्बिटल है? थर्ड ऑर्बिट में टोटल कितने ऑर्बिटल है? थर्ड ऑर्बिट में टोटल कितने ऑर्बिटल है? जरा ध्यान से गिनो ना यार। थर्ड ऑर्बिट में टोटल कितने ऑर्बिटल है? थर्ड ऑर्बिट में टोटल कितने ऑर्बिटल है? सर थर्ड ऑर्बिट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सर 9 ऑर्बिटल। थर्ड ऑर्बिट में टोटल कितने ऑर्बिटल है? 9। इज दिस क्लियर? मेरा अगला सवाल, थर्ड ऑर्बिट में टोटल कितने सबसेल हैं? थर्ड ऑर्बिट में टोटल कितने सबसेल हैं? टोटल कितने सबसेल हैं? सर सबसेल मतलब सबऑर्बिट मतलब एल, अरे एन एल एम, ऑर्बिट सबऑर्बिट ऑर्बिटल। सर 0 1 2, सर 3 सबसेल हैं। आपको मैं एक फैक्ट बता रहा हूं, किसी भी ऑर्बिटल में, किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं सकते। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए मैक्सिमम? 2। हेलो, बताओ टोटल कितने ऑर्बिटल हैं? बताओ टोटल कितने ऑर्बिटल हैं? बताओ टोटल कितने ऑर्बिटल हैं? 9। मेरा अगला सवाल है, बताओ टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं? टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? सर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 9 ऑर्बिटल है, मतलब 9 टू 18, सर 18 इलेक्ट्रॉन। 18 इलेक्ट्रॉन है कि पॉसिबल है? सर थर्ड ऑर्बिट में 18 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। टोटल 9 ऑर्बिटल हैं, तो इसमें टोटल 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, है नहीं है बात की बात है। होंगे तो 18 होंगे, 19 तो होने वाले नहीं है। इज दिस क्लियर? अगर हमें n पता है तो हमें l पता है, तो हमें m पता है। सर s की कहानी क्या है? नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, आज टाइम हो चुका है। बात कर ले क्या s की भी? अरे बात कर लेते हैं यार, 5 मिनट और एक्सटेंड कर लूं क्लास? चलो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है, टाइम हो चुका, हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में, नो प्रॉब्लम। सवाल भी करेंगे। अभी जो मैंने आज आपको पढ़ाया, हाँ वो उसका पहले हैंडआउट दूंगा, पर उन सब के पहले आपको नेक्स्ट क्लास का होमवर्क दे रहा हूं। नेक्स्ट क्लास का होमवर्क दे रहा हूं। नेक्स्ट क्लास का होमवर्क सभी लोग कॉपी में लिखेंगे। होमवर्क मस्ट है। होमवर्क रहेगा आपका सबसे पहला, सबको राइट हैंड साइड दिख रहा है क्या? राइट हैंड साइड में दिख रहा है क्या?
अगला चैप्टर होगा केमिकल इक्विलिब्रियम, बेहतरीन शानदार चैप्टर। अभी है इसमें टाइम यार, अभी डिस्कशन होगा इसका भैया। पहले इसके एक सवाल को आपको करना है। होमवर्क रहेगा आपका इलस्ट्रेशन, कॉपी में लिख लेंगे इलस्ट्रेशन। सबसे इलस्ट्रेशन अप टू 40 तक इलस्ट्रेशन कर ले। दूसरा होमवर्क रहेगा बिगनर बॉक्स 5 तक, अप टू बिगनर बॉक्स 5। आपसे रिक्वेस्ट है होमवर्क जरूर करेंगे। तीसरा होमवर्क रहेगा आपका एक्सरसाइज 1 में से, एक्सरसाइज 1 से आपका होमवर्क रहेगा अप टू 90। एक्सरसाइज 1 से होमवर्क रहेगा अप टू 90। कुछ बच्चे मुझसे पूछते हैं सर एनसीईआरटी पढ़ना नहीं पढ़ना, बेटा उसको टेंशन मतलब आपको बताया गया ना, अभी हमने एनसीईआरटी पढ़ने नहीं कहा मतलब नहीं पढ़ना है, ठीक है। हाँ, आप सब अगर चाहें तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जरूर ले लें। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं एनसीईआरटी भी पढ़ ले, मैंने भी मस्ट नहीं कहा है। जो लोग जल्दी जल्दी अपना होमवर्क खत्म कर लेते हैं सभी सब्जेक्ट्स का, वो लोग इसे कर सकते हैं। अदरवाइज आप सबको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एक बुक आती है जो एनसीईआरटी के द्वारा ही रिलीज होती है, आप सबको ये बुक जरूर जरूर सॉल्व करना है। इसमें बहुत सारे करेक्शन है, लेकिन फिर भी आपको इसे सॉल्व करना है, डिस्कस करते हुए, सोचते हुए, सॉल्व करते हुए। तो अभी आपका जो होमवर्क है वो है जो मैंने दिया। अगर फिर भी सारे होमवर्क आप कर लेते हैं तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्व करना स्टार्ट कर दें। जैसा मैंने आपसे पहले कहा था, फिर कहा था, जब भी आप होमवर्क सॉल्व करें तो क्वेश्चन का सेट बना के सॉल्व करें, राइट। ऐसा नहीं एक सवाल करो फिर पीछे आंसर, देखो ऐसा नहीं। मैं आप सबसे आज की क्लास का हैंडआउट शेयर कर रहा हूं, 1 मिनट। एक बच्चे ने बुक पूछा बेटा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, लिंक भेज दो। लिंक मैंने कई बार पहले भेजा, फिर भी कुछ बच्चों को शायद लिंक नहीं मिला, तो मैं आपसे लिंक एक बार फिर से शेयर कर रहा हूं। आप सबके चैट बॉक्स में एक लिंक आएगी, आप लोग इस लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं आज की क्लास का हैंडआउट। अदरवाइज मैं अभी यहाँ पे हैंडआउट आपसे शेयर कर रहा हूं, बस 1 सेकंड और। आप सबके सामने अभी एक पॉपअप आएगा, उस पॉपअप की मदद से आज की क्लास का हैंडआउट डाउनलोड कर लेंगे। बस 1 सेकंड और बेटा युगल, 1 सेकंड और, आज की क्लास का हैंडआउट डाउनलोड कर लेंगे। राइट, ये रहा आप सबके सामने पॉपअप। आज के लिए इतना ही। कुछ करो ना करो, 2 बातें जरूर आप करो इस प्रिपरेशन में। सबसे पहले डेली क्लास का रिवीजन, सारे फॉर्मूले याद करो। इस चैप्टर में ढेरों फॉर्मूले हैं, अगर आपको सारे फॉर्मूले याद है सवाल आसानी से बनते हैं। सारे फॉर्मूले याद रखें, ठीक है। तो सारे फॉर्मूले रिवाइज करो, होमवर्क करो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं इस क्लास में। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।